हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं बहुत सारे डेड बॉडी की सीन, जहाँ पर एक आदमी पूछने लगा यहाँ पर कितने सारे इनमेट्स थे। वो लोग कह रहे थे। मियो उसके रिप्लाई में कहने लगा मुझे लगता है 500 से ज़्यादा इनमेट्स हो सकता है यहाँ पर। गिल्ड मास्टर उन्होंने कहने लगा था हम लोग तुम्हारे मॉन्क से दांत खाने वाले हैं फैमिली इवेंट में लेट होने की वजह से। अब मियो अपने फ़ोन में देखने के बाद कहने लगा हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद और अपने साथ 3 और एस रैंक के हंटर को यहाँ पर ले आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। और लोग 10 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ऐसा भी रिपोर्ट है सांग सो जो वांटेड है जो स्टार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो शायद यहाँ पर हो सकता है। गिल्ड मास्टर उन्होंने सांग शो के नाम को सुनकर अपने मन में कहने लगा सांग शो शायद मैंने तो इस नाम को पहले को भी सुना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले हम अभी होगा सेफ्टी आता है। मिहो हम लोग को उनको रिस्क्यू करना चाहिए। सुनने के बाद मिहो कहने लगा ये मुझे रिमाइंड करा था जब आप एक फायर फाइटर थे। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर इन्हों कहने लगा यहाँ पर कोई भी दांजे मिल्क की न्यूज़ मिला है हमें। मिहो ने कहा नहीं हमें ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं मिला है। तो फिर वो इनह्यूमन क्रिएचर वहाँ पर वो इनह्यूमन क्रिएचर क्या है हम देख पाते ये कुछ और नहीं सांग शो के एक सामून क्रिएचर है। फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है 2 इंसानों के सीन को। यहाँ पर एक हंटर एक लड़की को वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा है। फिर अगले सीन में हम देख पाते वो हंटर यहाँ पर नीचे गिर गया। हम देख पाते वो हंटर उस लड़की को बचाते हुए अपनी जान दे दिया। अब एक इनमेट कहने लगा सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए तुम इतनी देर तो होल्ड कर पा रही हो यहाँ तुम लोग डेटिंग कर रहे थे। ये शायद अच्छा था अपने पार्टी के एक मेंबर को डेट कर पाना। लड़की उस हंटर के थोड़ी बाकर उसका नाम लेकर रोने लगा। अब उस इनमेट ने फिर से कहा रोना बंद करो तुम भी उससे जल्दी मिलने वाले हो। कहने के बाद हम देख पाते हैं उस इनमेट ने उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर दिया है। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं किसी ने एराइज कहा है जो हंटर अभी अभी मरा था उस हंटर के अंदर से एक शैडो जाग जाता है और वो उस इनमेट्स के शॉट को रोक देता है। वजह से वो इनमेट्स के शॉट लड़की को घायल नहीं कर पाता है। देखकर वो लड़की उस हंटर का नाम फिर से नाम लेने लगा और वो फिर से जिंदा होते देखकर वो हंटर बहुत ज़्यादा घबरा गया और कहने लगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर मरे हुए इंसान फिर से कैसे जिंदा हो सकते हैं। तो उसी बात सांग सोहू कहने लगा जैसे तुम लोग सामान को देखकर एक्सपेंड कर रहे हो इसका मतलब तुम अपने ओमेन को इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो तुम्हारे लिए दिया है अपने फाइनल मोमेंट्स में। फिर हम देख पाते हैं कि सांग सो ने उस शैडो को बहुत सारे इक्विपमेंट दे दिया जिसके वजह से उस शैडो की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो शैडो गुस्से में आकर था वो सारे इनमेट्स को मारने लगा। देखते देखते उस शैडो ने वहाँ पर कातलेआम मचा दिया। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं सांग सो ने उन इनमेट्स के अंदर से भी शैडोज को एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया है और फिर उन न्यू शैडो को और ज़्यादा विलेंस को ढूंढने के लिए कह दिया। अब बेरू सुबह से कहने लगा अपने जैसा प्लान किया था शैडो सोल्जर्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। अब वो उसका रिप्लाई में बेरू से कहने लगा इस रेत से हम लोग हर एक विलेन को शहर से बहुत आसानी से वाइप आउट कर सकते हैं। बेरू खुश होकर कहने लगा मेरे लीग ऐसी अथॉरिटी ऑफ शैडो को पोजेस करता है। तो उसका रिप्लाई तो कहने लगा मुझे तुम सही हो मुझे पहले लगा था ये बेकार है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बेरू कहने लगा तो फिर आप फाइनली इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तुम यंग मोनार्च। सुनने के बाद सांगसू थोड़ा सा हंसने लगा। तो देख पाते वो लड़की उस तो हंटर को बागर को रोने लगा है और ये देखकर सांगसू कह रहा है ये सच में इनक्रेडिबल पावर है। बेरू सोहो से पूछने लगा क्या आप इस सेतु को यहाँ पर ही छोड़ने वाले हैं। इसका रिप्लाई में सोहो ने कहा हाँ क्योंकि वो ये सेतु एक दिन के अंदर ही गायब होने वाला है। मैं चाहता हूँ उनको अपना फेयरवेल प्रॉपर से मिले। बेरू सोहो से कहने लगा आप अब एक बिल्कुल अलग पर्सन की तरह लग रहे हैं अब से जब आप विलेंस का सामना कर रहे थे। तो पूछने लगा क्या सच में मैं इतना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा हूँ। अब अचानक बेरू सोहो के पास से गायब हो गया। ये देखकर सोहो थोड़ा सा चौंक गया। नहीं दोस्तों वो बेरू नहीं और एक शैडो सोल्जर था। अब ये महसूस करने के बाद सोहो कहने लगा बहुत सारे शैडो सोल्जर अभी रिपीट हो चुके हैं। अब बेरू सोहो से कहने लगा तो मुझे यकीन है आप इस बार उसे ढूंढ लेंगे। इस कॉमर्स के विषय का रिंग लीडर को हमें दिखाया था एक विलेन इन सारी शैडो सोल्जर्स को मार रहा है।
एक दूसरा विलेन उससे पूछने लगा इधर क्या है इस सारे ब्लैक मैजिक अब इसके साथ। मैंने पहले कभी भी इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना है। तो पहले वाले तो विलेन को आदेश देते हुए कहने लगा प्रॉब्लम सॉल्व है, जल्दी से इन सारे को मेरे लिए क्लियर कर दो। देख पाते उनके सामने 3 सेतु सोल्जर अभी भी खड़े हैं। अब वो विलेन उससे कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाते। अब इसके बारे में फास्ट करना बंद करो। परफॉर्मेंस को लेने के बाद मैं एक से ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मैं इन डी और सी रैंक के मैजिक बीच से कभी भी नहीं हारूंगा। कि उसी पर कुछ देख कर वो विलेन बहुत ज़्यादा चौंक गया। हम देख पाते हैं अगले सीन में वो सारे सेतु सोल्जर अपना घुटने देख दिया है किसी के सामने। देख कर वो विलेन अपने मन में कहने लगा इन लोगों ने सडनली अपना नील को डाउन कर दिया है यहाँ पर। और फिर हम देख पाते हैं उनके पीछे से सुओ और बेरू आ रहा है। बेरू सुओ से कहने लगा यो मोनास ऐसा लग रहा है आपने जैकपॉट को हिट कर दिया है। सुनने के बाद विलेन का हृदय बहुत ज्यादा चौंक गया। अब सुओ कहने लगा क्या सच में? इसका मतलब वो बादशाह इनमेट्स का एस्केप इनमेट्स का हेड होगा अवांग दोंगसुक सीओ से कहने लगा सुओ से कहने लगा और जैसे बेद का साहस भी कैसे हुआ मुझे डिसरेस्पेक्ट करने के लिए? तुम ही हो जो ये सारी चीज़ों को सामन किया है। तो उसके बातों को इग्नोर करके उससे पूछने लगा तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है। या तुम लोगों को इतारिम की एपोस्टोल के बारे में कुछ पता है जैसे मिनसुक को पता था? दोंगसुक सीओ से कहने लगा पहले तुम थोड़ा सा रुक जाओ। तो तुम हमसे बात कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा दूर रहो। अगर तुम इतारिम की एपोस्टोल के बारे में बात कर रहे हो तो फिर मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले से में हम देख पाते वो अपने पीछे के हंतार को सिग्नल देने लगा। अपने मन में कहने लगा अमन ताइब हंतारों का बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। जब उन्हें उनके सामने से अलग कर दिया जाता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। वो लोग एक काल्ट के दार नहीं है। दोंगसुक हंसकर कहने लगा। वो हम लोग देख पाते वो पीछे वाला था हमारे विलेन थे सुओ पर आक्रमण अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन सुओ भी उसे पार कर आगे चला आया। उस विलेन को कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ। तो सुओ दोंगसुक से कहने लगा आप मुझे समझ में आया, तुम्हें इतारम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुमने स्टार फेमेंट को किस तरह से हासिल किया? फिर सुओ अपने पावर को रिलीज करते गुस्से में कहने लगा तुमने किस लिए इस धरती पर अटैक किया है? सुओ के पावर को देखकर तो दोंगसुक अपने मन में कहने लगा ये बच्चे किसी भी ऑर्डिनरी सामुना टाइप के हंटर नहीं है। अब दोंगसुक सुओ से कहने लगा अगर तुमने मुझ पर हाथ भी दिया डाला तो फिर मेरा छोटा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं सुओ ने अपने एक ही हाथ से दोंगसुक को मिट्टी में गाड़ने लगा। इसके वजह से दोंगसुक का वो कांधा पूछा से टूट भी गया और वहाँ से ब्लड भी निकलने लग गया। फिर सुओ उससे कहने लगा मैं इसका कोई परवाह नहीं करता। अगर तुम्हारे इधर छोटे बादल एक एस रैंक है और यहाँ नहीं है, सिर्फ इतना बताओ जितना मैंने पूछा है। दोंगसुक दौड़ में कातराते हुए कहने लगा छोटे भाई ने मुझे ये सब दिया है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे पास कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं था इस स्थिति पर अटैक करने का। सिर्फ उन गाइज को मेरे आदेश को ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखने में मजा आ रहा था। तो वो गुस्से में उससे पूछने लगा सिर्फ इस वजह से उन सारे इंसानों को मार डाला? दोंगसुक घबरा को कहने लगा मैंने सिर्फ बाकी सारे इन्वेस्ट को कन्विंस किया था। प्रॉब्लम सॉल्वर तुम वो क्या कर रहे हो? देख पाते हैं वो विलेन वो पुतुल की तरह खड़े हुए हैं और अपने मन में कहने लगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। या तो भी इसका मतलब अगर मुझे दोंगसुक को एवांतर भी करना पड़े। तो उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने उसका माइंड पर कंट्रोल कर लिया है और कहने लगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो उस पावर को महसूस करने के बाद वो विलेन जो पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है एपोस्टोल के सीन को जो अपने मन में कह रहा है एस रैंकों के आने से पहले मैं सांग सुओ के स्किल को देखना चाहता था, इसीलिए अपने इनपल्सेस के लिए फेथफुल रहो। और फिर उसने उस विलेन पर कंट्रोल कर लिया और हमें बताया था इस विलेन के नाम है कैंग ताइसेक। इसके वजह से कैंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगले सीन में उसने एक स्किल कैम्पलेस के इस्तेमाल करके सुओ पर अटैक कर दिया, लेकिन सुओ ने आसानी से उस स्किल को डॉज कर लिया। इसके वजह से दोंगसुक उस स्किल के इस्तेमाल से मारा गया। ये देखकर दोंगसुक कुछ कह भी नहीं पाया और वो विलेन वहाँ से गायब हो गया। अब बेरू सुओ से कहने लगा योंग मेनाच मैंने अभी इतारियम के एपोस्टोल के पावर को फील किया है। इसके रिप्लाई में सुओ बेरू से कहने लगा चलो फिर से किसी का बॉडी को कंट्रोल कर रहा है जिसने स्टार पेमेंट्स को लिया है, लेकिन ये ठीक है इस बार क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ कहना है इस बार। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सेतु सोल्जर खड़ा हुआ है और वो विलेन हंटर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गया।
अगले सीन में हम देख पाते हैं उस विलेन ने इन 3 सेतु सज्जा को आसानी से मार डाला और एमसी के ऊपर भी बहुत सारे काट लगा दिया। इसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा उसके पास स्टील स्किल है एक एसासिन टाइप हंटर का। मेरे सेंसिंग स्किल की वजह से मैं उसका एकदम फुल स्टेप को थोड़ा सा ही सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसे डॉज कर सकता हूँ, काउंटर अटैक नहीं कर सकता। उसी वक्त हमें दिखाए थे हंटर एसोसिएशन के टीम का सीन, जहाँ पर हंटर पार्क दोजिन अपने मन में सोचने लगा अभी तो गैंग था इधर सीख के रैंक अपर ए रैंक है, टांग सुहो उसके जैसे एक ओपोनेंट को आसानी से हैंडल तो नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त एमसी उससे बात करने लग गया इतारिम का अपोस्टल तुम मुझे सुन रहे हो, सही कहा ना मैंने। ये सुनने के बाद हंटर पार्क दोजिन बहुत ज़्यादा चौंक गया। एमसी था उससे कहने लगा अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो भी मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक्ट कर रहा था अपने एग्जिस्टेंस को बिना रिवील किए, सिर्फ एक वजह से। मैंने सोचा था अगर तुम्हें तो मेरे बारे में मालूम चल गया उसका रिस्क बहुत ज़्यादा गिरत होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया क्यों एक आउटर स्पेस का इन्वेडर खुद को बिना देखा कर स्टारडस्ट को इस्तेमाल कर रहा है इंसान को ब्रेन वॉश करने के लिए। अगर यही केस है तो फिर शायद एपोस्टल ऑफ द इथेरियम भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है अगर उसका असली आइडेंटिटी बाहर आ गया जैसे मेरा। लेकिन ली मिन सिंह के इंसिडेंट से बात से तुमने खुद को दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा একজন जो खुद को हाइड कर देता लेकिन धीरे धीरे शो से नीचे दिखाना शुरू करेছে। इसका मतलब तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अब एमसी उससे गुस्से में पूछना क्या तुम मेरे जैसे हो जैक बिंग जो ग्रो कर सकता है। ये सुनने के बाद एपोस्टल कुछ भी नहीं कह पाता। अब एमसी अपनी सेतु पावर को इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगा मैं अब अपना आइडेंटिटी को और हाइड नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। उसके अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी ने अपने सेतु पावर से हंटर कैंगताई के ऊपर अटैक कर दिया है। अब हंटर कैंगताई कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते हैं एमसी अगले बार हंटर कैंगताई के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और अपने हाथ में एक सेदो स्पीयर लेके खड़ा है। और फिर हमें दिखाया था हंटर कैंगताई के बॉडी के अंदर बहुत सारे सेदो स्पीयर ढुक चुका है और एमसी बहुत ही कूल अंदाज में उसे पार कर निकल गया और हंटर कैंगताई को मारने की वजह से एमसी का एक लेवल अप भी हो गया। उसके बाद एमसी इथेरियम से कहने लगा था आप फाइट करते हैं इथेरियम के एपोस्टल। अब हम देख पाते हैं एमसी के हंटर कैंगताई को मारने की वजह से हंटर पागदू जून एक आंखों से खून निकलने लग गया। तो ये देखने के बाद उसका गिल्ड मास्टर उससे पूछने लगा हंटर पागदू जी तुम्हारे साथ क्या गलत है। उसका रिप्लाई में पागदू जी ने कहा कुछ भी नहीं और फिर वो अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए सांग वो शो के नाम लेने लगा। और फिर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी उन दोनों एकदम विलेन को सेदो सेल्चर में एवकेन करता है। और फिर एमसी उनसे कहने लगा तुमने कहा था ना तुम लोग इस इंसिडेंट से विषय का मास्टरमाइंड हो, क्या तुम्हें जो मालूम भी है तुम्हारी वजह से कितने सारे मानुष मारा गया है, इसीलिए तुम्हें अब सजा मिलेगा और आपसे तुम सभी तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। अब एमसी अपने सेदो केसन का स्किल को इस्तेमाल करके इन दोनों विलन के एक हथियार में परिणत करने लगा। तो एमसी कुछ देख कर चौंकते हुए कहने लगा ये क्या है। सेदो अपने आप एक हाथी में बदल रहा है और फिर हम लोग देख पाते एमसी के आगे एक सेदो आर्मर और एक सेदो रिंग आ चुका है। सेदो आर्मर को देखते हुए तो एमसी कहने लगा ये रेयर ग्रेड का है। सिस्टम प्लान से हमें बताया था इस सेदो आर्मर का एक नेम भी है स्विंडियल्स आर्मर। और सेदो रिंग को देखते हुए एमसी कहने लगा ये हीरो ग्रेड का है, ये पहली बार है जो ये अपीयर हुआ है। और सिस्टम प्लान से हमें पता चलता है इस रिंग का नाम है रिंग ऑफ मर्डर। और फिर अगले सीन में सिस्टम पैनल से हमें बताया जाता है एमसी आप हीरो ग्रेड के सेदो का केस कर सकता है। सिस्टम एमसी को बताता है अगर एमसी इस आइटम के स्पेशल आइटम में बदलना चाहता है इसलिए तो फिर उसे इस आइटम को एक नाम देना पड़ेगा। अब सिस्टम एमसी पूछते हैं क्या तुम कोई नाम देना चाहते हो। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में क्या लगा क्या नेमिंग इट। हाँ सही कहा द सेदो आइटम में कॉन्टेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट स्किल के साथ इस तरह का एक इफेक्ट भी था। हाँ मुझे याद है। अब हमें दिखाई दे सिस्टम प्ले में एमसी का सेदो आइटम कॉन्टेक्ट लेवल 1 में है। फिर अगले दिन में एमसी इस रिंग को नाम देता है कीड़ा। दोस्तों मैं यहाँ पर डेथ नोट वाला कीड़ा का बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम एमसी को बताता है सेदो आइटम तो नेमिंग मैनुअल हैज बीन क्रिएटेड। नाम दिया हुआ सेदो आइटम तो एमसी के साथ ग्रो कर सकता है। इस तरह का आइटम तो फास्ट ओयर के साथ बाउंड हो जाता है। नाम दिया सेदो आइटम तो लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है और एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं अपने विल्डर के पास से। और इसका लेवल बढ़ने के साथ साथ इस आइटम से अपना सोल्जर्स का स्टेट को शेयर कर सकता है अपने विल्डर के साथ। और फिर हमें दिखाई दे सेदो आइटम कीड़ा अभी सिर्फ लेवल 1 में है।
ये देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा था इस वेपन को एक लेवल मिल चुका है, मैं इसके साथ स्टेट को शेयर कर सकता हूँ अपने साथ जो इसके पास एक सेतु सेल्जर के रूप में था। तो फिर अगर मुझे और भी ज्यादा हीरो ग्रेड का आइटम और हायर आइटम्स मिला, इसका मतलब मैं और भी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इस एबिलिटी के साथ मैं अपने डेथ के पास जल्दी पहुँच सकता हूँ। अब अगले सीन में हमें दिखाई दे एक वेयरवुल्फ का हैन को जो आसानी से सेतु सोल्जर्स को मार रहा है। बहुत ही आसानी से उसने एक साथ 4 सेतु सोल्जर को खत्म कर दिया। ये महसूस करके एमसी थोड़ा सा चौंक गया। बेरू एमसी से पूछने लगा क्या गलत है लिटिल रॉड। अब एमसी बेरू से कहने लगा कुछ चीज हमारी तरफ आ रहा है, सारे सेतु सोल्जर को खत्म करते हुए वो आ गया। तो फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने क्या बिल्डिंग को तोड़ते हुए एक वेयरवुल्फ वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक सेतु सोल्जर का सर है। अब वो वेयरवुल्फ एमसी से कहने लगा मैंने यहाँ पर ब्लैक पिलर को राइज करते हुए देखा और मैं इसीलिए मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर आ गया। एक हंता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा एक बीस्ट बात कर रहा है, इस तरह का बीस्ट यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब बाइक गिल्ड का मास्टर एमसी से कहने लगा तुम मिस्टेकन कर रहे हो, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ बायो के हूँ गिल्ड मास्टर ऑफ द व्हाइट टाइगर गिल्ड। तो ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा तो ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। लोग कहते हैं एक इस रैंक का हंटर है जिसके पास रियल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। अब बायो को ऊन हुई एमसी से कहने लगा तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड का गंध आ रहा है, तुम क्या हो। अब एमसी बायो को ऊन से कहने लगा तो मैं एक हंटर हूँ जो यहाँ पर इंसानों को बचाने के लिए आया है। बायो को ऊन तो एमसी से पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या है। एमसी उसका रिप्लाई दे कहने लगा मेरा नाम है सांग सू हो, मुझे मालूम है मैं अभी हंटर एसोसिएशन के द्वारा वांटेड हूँ लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ। अब बायो को ऊन हो बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी कहने लगा तो भी तुम ही वो गाय हो, तुम बहुत ज्यादा बोल दो ओपनली एडमिट करने के लिए तुम एक वांटेड हो। स्टारडस्ट को एस्टिबल करने के लिए ये नहीं है, या तो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के भी कुछ मेंबर्स इस स्टारडस्ट के वजह से सफर किया है। उससे बायो को ऊन हो एमसी से पूछने लगा अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो भी तुम ये किस तरह से प्रूव करोगे। एमसी बिना दौड़े उसका अंगुली को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुम ये बात के लिए बचा सकते हो, अभी हम लोगों के पास लोग कम है इसीलिए तो एक एस रैंक अंतर आया है, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, चलो इंसान को बचत है। तो अब बाघ यून के चोरते हुए एमसी से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम है तुम क्या अभी किस सिचुएशन में हो। इसका रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा हंटर के हिस्से में हमें पहले इंसानों को बचाना चाहिए। ये सुनने के बाद बायो के ऊन हो को कुछ याद है उसका एक पास का मेमोरी जहाँ पर उसका टीम लीडर उससे कह रहा है अगर हम लोग एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करेंगे ऐसा इंसान जिसे बचाया जा सकता था वो अपना जिंदगी खो देगा, इसीलिए कौन सा चॉइस करना है ये सोचकर वक्त बर्बाद ना करके हम लोग को नेसेसरी चॉइस को पहले लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग राइट वन के बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ यही काम रेस्क्यू टीम को नहीं करना चाहिए। इस बात को याद करने के बाद बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मैंने तुम्हारे नाम को पहले कोई बार सुना है। एमसी को पकड़ते हुए बायो को उन्होंने कहने लगा तुम हमारे कैप्टन का ग्रैंडसन हो, उसका नाम भी सांग सुहो था। और भी हंता बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा तो तुम हमारे कैप्टन सांग इल हुआंस का ग्रैंडसन हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाते हैं एक बीच का सीन जहाँ पर 2 सोल्जर खड़े हुए हैं, उनमें से एक सोल्जर कहने लगा क्या है हमारे लिए संभव भी है सारी देर यही कोनास को टेक केयर करना दे जो लोग अभी तो रैम्पेजिंग कर रहा है, मैंने सुना है उनके खिलाफ तो बुलेट्स भी काम नहीं करते हैं। उसके रिप्लाई में उसका स्क्वाड लीडर कहने लगा हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को अपने उदास को फॉलो करना पड़ता है। अब वो सोल्जर फिर से कहने लगा लेकिन आपको नहीं लगता वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है कुछ देर से। इसके रिप्लाई में उसका स्क्वाड लीडर ने कहा तुमने सच कहा, ऐसा लग रहा है वहाँ वो बहुत ज़्यादा कैओस मचा हुआ है। और फिर हमें दिखाई देते व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड लीडर को जिसने आसानी से बहुत सारे क्रिमिनल को अपनी एक ही पांच से मार डाला, और दूसरी तरफ सांगसो जिसने भी आसानी से बहुत सारे क्रिमिनल को मारने लगा। और दोस्तों सच में यहाँ पर सांगसो को कुछ ज़्यादा बेसी कूल लग रहा है। और फिर वो दोनों अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक दूसरे को एक पोज देने लगा। अब बायो को उन्होंने एमसी से पूछने लगा एक सामोन टाइप स्किल होने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है जैसा एक्सपेक्टेड था कैप्टन सांग इल हंस प्राइज से। अब ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इसे मालूम था व्हाइट टाइगर जो गिल्ड मास्टर मेरे ग्रैंडफादर के जूनियर थे जब वो लोग फायर फाइटर थे। और फिर एमसी बायो को उन्होंने से कहने लगा आप भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है गिल्ड मास्टर बायो को उन्होंने हंटर्स आर रियली डिफरेंट।
ये सुनने के बाद बाय खुनू कहने लगा तो मुझे सिर्फ अपने अंकल को हो। और फिर एमसी था उससे पूछने लगा अभी के लिए मैं चारों तरफ तो नॉइजली रेंसेकिंग कर रहा हूँ जैसा आपने मुझे कहा था, लेकिन इसके वजह से सारे विलेन अभी छुप नहीं जाएगा। ये सुने बाद बायो को उन्होंने हंसते हुए एमसी से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम रेस्क्यू स्क्वाड के एक न्यूबी हो। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा लेकिन मैं रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर नहीं हूँ। फिर बायो को उन्होंने अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हारा असली काम विलेन्स को मारना नहीं है, यहाँ पर सही कहा ना मैंने, वो है सारे इंसानों को बचाना। फिर अगली सीन में बायो को उन्होंने अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया जिसकी वजह से एमसी बहुत ज्यादा पीछे घिसट गया। फिर बायो को उन्होंने फिर से एमसी से कहने लगा इतना आता यहाँ पर हम लोग हमारे पेजेंट्स को दिखाएंगे, उतना हाथ हो जाएगा विलेंस के लिए एक्ट करना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है अगर हम लोग इंसानों की सेफ्टी को कंसिडर करे। सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा सच में एक सर्टेन पॉइंट से मैं सिर्फ विलेंस को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। फिर एमसी गिल्डमास्टर बायो को उन्होंने देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर ऐसा होता है एक गिल्डमास्टर जिसका काम है पूरे गिल्ड के ऊपर ओवरसी करना। और फिर बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा तो फिर हम लोग अपने हाथ को फिनिश क्यों नहीं करते। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं और बायो को उन्होंने एमसी से पूछना क्या तुम्हारे पास कोई भी गर्लफ्रेंड है, जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा नहीं। बायो को कहने लगा तो फिर ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मेरी दोस्त भी अभी पूरी तरह से सिंगल है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैप्टन सांग इलहान के साथ रिलेशनशिप में आने का। सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा क्या। और फिर अगले सीन में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, इसके अंदर से एस रिंग हंटर मिहो के साथ बात कर रहा है। और फिर वो कहने लगा हाँ हंटर मायो को मिहो एक कॉन्फर्म हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं नीचे से बायो को मिहो उन्हें अपना हाथ दिखाकर इशारा कर रहा है और हम लोग देख पाते हैं बायो को मिहो के पीछे बहुत सारे सिटीजन जमा हो चुका है। ये देखने के बाद वो एस रिंग हंटर मायो को मिहो से कहने लगा तुम्हारे बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हर एक डिस्पेस हंटर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को वहां से निकाल लिया है। इसके रिप्लाई में बायो को मिहो कहने लगा ये सिर्फ मैंने इसमें अपना काम किया है। फिर वो हंटर कहने लगा मैं वहाँ बहुत सारे ब्लैक फिगर को देख पा रहा हूँ जो लोग उस सिटीजन के विलेंस और सिटीजन के बीच में खड़ा हुआ है, क्या वो लोग कोई मैजिक बीस्ट है। सुनने के बाद बाघ मियो कहने लगा मैं अभी के लिए थोड़ा सा भी श्योर नहीं हूँ उनके बारे में, मेरे लिए बहुत ज्यादा हाथ है उनके बारे में पता लगाना अभी के लिए। और एक हंता कहने लगा तो फिर मैं उन्हें अगर एलिमिनेट कर दूं तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सुनने के बाद वो एस रैंक हंता थोड़ा सा चौंक गया। फिर वो एस रैंक हंता उस हेलीकॉप्टर गेट को खुलते हुए कहने लगा मैं इन सभी को एलिमिनेट कर दूंगा विलेंस के साथ। दोस्तों मुझे अभी इसका नाम थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है। वो और एक हंता उसे रोकने के लिए कहने लगा लेकिन उस हंता लिम्ब ने वहां से जाम को दिया है। देखने के बाद वो हंता कहने लगा ये क्या हो रहा है। तो अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं हंता लिम्ब डायोग को नीचे गिरते हुए फिर वो अपना एक विशाल स्किल की मदद से उन सभी शैडो सोल्जर्स के ऊपर निशानी लगाने लगा। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं उसका रेंज कितने ज्यादा है, एक साथ बहुत सारे निशाने को लगा सकता है। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते वो अपने बो के अंदर से बहुत सारे एरो को छोड़ने लगा और वो सारे एरो जा कर सारे शैडो सोल्जर को लगने लग गया। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे शैडो सोल्जर वहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा हुआ कहने लगा ये क्या हो रहा है। इसके रिप्लाई में बायो को उन्होंने कहने लगा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारी साइड में ही है। हंटर एसोसिएशन से तरफ से सारे एस रेक हंटर यहाँ पर इन्फोर्समेंट की तरह से आया है। ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश हो कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब विलेंस के बाद ज्यादा फ्रीडम नहीं होगा इस स्थिति के अंदर एक्ट करने का। हम लोग देख और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं हंटर लिम ने सांग शो को देख लिया है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। फिर अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सांग शो। फिर वो अपने भाइस गिल्ड मास्टर के फ्यूनरल को याद करते हुए कहने लगा अगर तुमने स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता तो फिर वो जिंदा होता। फिर वो अपने पूरे पावर के साथ हंटर सांगो शो पर अटैक करने लग गया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ताकतवर एरो हंटर सांगसो की तरफ आगे बढ़ने लग गया। देखने के बाद एमसी थोड़ा सा चौंक गया। तीन बाघों को उन्होंने आसानी से उस एरो को अपने एक हाथ से रोक दिया। ये देखने के बाद हंटर लिम बहुत ही स्पीड से उनके कोड़ी आने लगा। फिर हंटर बायो उन्होंने से कहने लगा तुम एक वांटेड क्रिमिनल के साथ क्या कर रहे हो। इस सुने हुए हंटर बायो उन्होंने उसे समझाते हुए कहने लगा यह बस शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, पहले हम लोग को बात करना चाहिए। इसके रिप्लाई में हंटर लिम कहने लगा यही वो है जिसने अपने बात करने के चांस को रिफ्यूज कर दिया था, एसोसिएशन के साबुन को डिक्लाइन किया था और वहां से भाग गया था। वो एक विलेन है। सुनने पर घबरा को बायो कहने लगा उसे एक विलेन कहना वो भी किसी भी बयान के बिना ही। मैं समझ पा रहा हूँ तुम लिंग मियो सिंह के प्रति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, लेकिन वो इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा था सिर्फ। अगले से बाबू गुनों कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर हम लोग देख पाते हंटर ली अपने पावर को रिलीज करते सुबह से पूछना तुम्हारे क्या रिलेशनशिप है बायो को उन्होंने के साथ। सुनने पर हंटर बायो को उन्होंने भी अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर वो फिर से अपने वायर फॉर्म में आ गया और कहने लगा ऐसा लग रहा है बातें सिर्फ तुम्हारे स्काल के अंदर नहीं जा सकता, मुझे तुम्हें पहले शांत करना पड़ेगा। और फिर वो दोनों ही अपने अपने पावर को रिलीज करने लग गए यहाँ पर। इसके वजह से उन दोनों के पावर के बीच में यहाँ पर क्लैश होने लग गया और उसका अवतार भी इतना था एमसी भी पीछे हटने लग गया। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा और ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो दोनों साथ में फाइट करेंगे यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। और
उसी वक्त कोई और यहाँ पर आने लगा। वो यहाँ पर आने पर कहने लगा हर कोई थोड़ा सा शांत हो जाओ। और हम लोग देख पाते ये भी एक और एक गिल मास्टर है। इस तरह के क्राइसिस के अंदर तुम दोनों हंटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन लोगों को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा यहाँ पर इतने सारे एस रैंक क्या कर रहे हैं? यहाँ तो भी एसोसिएशन का चेयरमैन थे वो जो जिन चियोल भी है। अब उन्हें देखने के बाद बायो उन्होंने कहने लगा अब ऐसा लग रहा है मैं किसी के साथ थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। तुम लोग देख सकते हो सुओद गैंसान है मेरे कैप्टन का जिनका मेरे ऊपर बहुत सारी एहसान है, इसलिए मैं उसके लिए भावुक कर सकता हूँ। सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लोग कुछ भी नहीं समझ पाते और उन पर गुस्सा करने लगा। और ये सुनने के बाद बायो मीहो बायो उन्होंने से कहने लगा सिर्फ क्योंकि वो एक रिलेटेड है किसी ऐसे बांधे से जिसे आप लोग जानते थे जो आप रेस्क्यू स्क्वाड में थे। आपको अच्छी तरह मालूम है ये थोड़ा सा भी कन्विक्शन नहीं है, मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद बायो उन्होंने कहने लगा मीहो और उसी बहुत और एक अंदर कहने लगा मैं लीम तायो के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है हमारे पास उस पॉजिटिव को गिरफ्तार ना करने का जिसने हमें वितरित किया है हमारे स्टाफ को। यहाँ तो भी हंता जो चोई जो जिंग जोंगहिन तुम भी। सो दोस्तों इसका नाम हंता चोई जोंगहिन है, तो भी मैं सिर्फ हंता चोई कहने वाला हूँ। और हम लोग देख पाते हैं इटानियम के एपोस्टोले को जो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। सुनने पर हंता लिम तांगो कहने लगा ऐसा लग रहा है सारे हंता मेरे से सेम ओपिनियन रखता है। तुम क्रिमिनल को डिफेंस करने वाले सिर्फ अपनी पर्सनल फीलिंग्स के वजह से। और फिर हंता लिम तांगो बहुत ज्यादा गुस्सा करके कहने लगा पीछे हाथ जाओ बागो न जब तो तुम पीछे हाथ सकते हो, अगर तुम पीछे नहीं हाथोगे तो फिर मुझे पहले तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा। सुनने के बाद हंता बागो न दोबारा से घबरा कर उनसे कहने लगा लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा यहाँ पर जाते पहले बात करना चाहिए हमें। और एक हंता कहने लगा मुझे भी ऐसा ही लगता है हमें यह बात करना चाहिए। ये सुनने के बाद हंता बायक उन्हों और एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, बाकी से हंता भी थोड़ा सा चौंक गया। या तो लिम ताइग्यो भी कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर हमें बताया ये हंता कोई और नहीं चेयरमैन और जिन चूल है। अब चेयरमैन वो एमसी से पूछने लगा क्या तुम अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो? हंता सांग सुओ। और दोस्तों यहाँ पर एमसी हर एक एस रैंक के हंता से कहने लगा तो फिर मैं क्यों ना हर किसी के पिछले जो दुनिया का जो मेमोरीज को चेक करता हूँ। इसको सुनने के बाद इटानियम के एपो से थोड़ा सा दौड़ने लगा। और फिर अगले सीन में एमसी सेदोकी को बाहर निकलते हुए कहने लगा यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का भी। ये सुनने के बाद बायो उन्होंने कहने लगा क्या मेरे पिछले जिंदगी का मेमोरीज? जो सुनने के बाद बायो मियो उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा या तो भी आगोर थे कैटाक्लिज्म के बाद ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा स्टेज बन चुका है, तो अब भी इस तरह का कोई भी मैजिकल थिंग सेंस नहीं बनाता। फादर आपको इतना तक खतरनाक चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगली बॉल बायो को उसके बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद बायो को मीहो बहुत ज्यादा घबराने लगा। फिर बायो को उन्होंने एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा मैं सुबह यकीन करता हूँ। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते उस की के मदद से बायो को उन्होंने चारों तरफ शेडो पावर निकलने लगा। ये चीज को देखने के बाद बायो मीहो घबराते हुए कहने लगा मैंने भी आपको पहले ही कहा था कुछ करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं बायो को उन्होंने थोड़ा सा कांपने लगा और फिर रोते हुए कहने लगा कितना स्ट्रेंज है, मैंने कभी नहीं सोचा था जिस मेमोरी को मैं इतने सालों से भूल चुका हूँ वो इतना तो वार्म लिखने लगा। ये सुनने के बाद हंटर लीम और हंटर चोई कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार इटानियम के एपोस्टोले भी इस चीज को देखने लगा और बायक भी अभी भी घबरा रहा था। और इन लोगों को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगे बहुत ज्यादा ताबलसम है। और वो इटानियम अपने मन में कहने लगा तो भी ये वर्ल्ड पहले ही एक बार रिसर्च में जा चुका है, वो कि मेरे साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में नया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो भी हर कोई मुझ पर सस्पेंस कर सकता है। और भी बायो मियो एमसी से कहने लगा मेरे साथ भी यही करो। इस चीज को देखने पर इटानियम के एपोस्टोले बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा मुझे क्या करना चाहिए अब? या मेरे पास जितने भी बिलीवर्स है उनके साथ ही मुझे इस एक वार को स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, या तो भी आगे मेरे पास हजारों बिलीवर्स हुआ मेरे करेंट पावर के साथ वो थोड़ा सा भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा इस पिजन एक्सचेंज से ज्यादा। अभी मुझे जो डिसीजन करना पड़ेगा वो है उसी पर उसके सोच को काटते हुए बाइक भी कहने लगा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो सुनने पर एपोस्टोले कुछ भी नहीं समझ पाता। ये चीज को सुनने पर एमसी थोड़ा घबराते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तुम्हें अपनी पिछली दुनिया का मेमोरीज को याद रहना चाहिए था, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर बेरू बाहर निकल कहने लगा ऐसा हो सकता है शायद इस ओमेन के जितने और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपनी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को रिकवर नहीं कर सकता। एमसी थोड़ा घबराते हुए क्या बेरू? फिर अगली बार बेरू को देखने के बाद बायक मियो कहने लगा इस कमजोर देखने वाले इंसेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके रिप्लाई में बेरू गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगा तुम किसे कमजोर कह रहे हो, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद एमसी बेरू से कहने लगा तुम अपने एक्सप्लेन को कंटिन्यू करो। और फिर बेरू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा पिछला दुनिया 20 सालों पहले जो सारे इवेंट हुआ था उससे बना था, या तो भी इस कारण टाइमलाइन भी जो माना अब एग्जिस्ट करता है। अगर तुम इस फैक्ट को कंसीडर करोगे इस पीस के वजह से 20 साल पहले यहाँ पर कोई भी माना नहीं था, ये थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चीजों का बदल जाना। अगर मैं दूसरी बातों से कहूँ तो फिर ये औरत पिछली दुनिया में जन्मा ही नहीं था। जो सुनने के बाद में घबराते हुए कहने लगा क्या मैं?
ये चीज को सुनने भाई एमसी भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया और फिर अगले ही पल एमसी इथेरियम की एपोस्टोलिक और भी उस शैडो को इस्तेमाल करने लगा। इसे देखने के बाद वो इथेरियम की एपोस्टोलिक कहने लगा मुझे भी लग रहा है मुझे भी कुछ भी याद नहीं आया है। जो सुनने के बाद वेरू भी कुछ नहीं कह पाता और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा या तो कभी हांता पार्क दोजो में पिछले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था। और फिर अगली पल वो इथेरियम पीछे घूमते हुए कहने लगा तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। बायोक में वो बायोक उन्हों से चिल्ला कर कहने लगा फादर क्या मैं पिछली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके रिप्लाई में बायोक उन्होंने घबरा तो कहने लगा हाँ उसके बारे में। और फिर अगली बॉल को कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगती बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा शॉक हो कहने लगा चेयरमैन जो आप क्या कहना चाहते हैं। इसके जवाब में चेयरमैन वो कहने लगा वो पीस है जिसे हंता सांग जिनो ने चुना था। काउंटलेस ऐसे इंसान जो लोग दूसरे वर्ल्ड में जन्मा ही नहीं थे वो लोग इस टाइम लाइन में जिंदा भी है बहुत ज्यादा अपने जिंदगी को खुशी से जी भी रहा है। अभी ये सुनने के बाद एमसी अपने सामने देखते हुए कहने लगा फादर। और फिर अगली बार एमसी थोड़ा मुस्काने लगा और फिर एमसी हर किसी से एक साथ कहने लगा हर कोई आगोश हमारे इसी वक्त में इन्वेस्ट कर देता है तो फिर ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम सभी अपने पावर को मुझे लैंड करने दे सकती हो। फिर अगले ही पल हमें एक लाइव न्यूज का सीन दिखाया था है जहाँ पर एक एंकर में कहने लगा ईशान विजन के अंदर से बेलून का एस्केप केस जो इंसिडेंट हुआ था उसने एक नेशनल अप्रोच तैयारी कर दिया था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ एक बार से विलेंस को आइडेंटिफाई करना बाकी है। इतनी जल्दी सिचुएशन को काबू में आने पाने का वजह है कोई रेस्पॉन्स और उस जगह पर जो सिविलियंस थे उन लोगों ने कहा है अगर कुछ शेडो जो लोग ह्यूमन फॉर्म में थे वो लोग एपीआर नहीं होते तो फिर ये और भी ज्यादा ग्रेट डैमेज हो सकता था। हम लोग को उस शैडो ह्यूमंस के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है वो एक हंटर्स का स्किल है और ये चीज को कन्फर्म कर दिया है वो एक ई रैंक हंटर सांग सुओ को बिलोंग करता है। और उस एंकर के पीछे हम लोग स्क्रीन में एमसी और एक शैडो सोल्जर को देख पाते हैं। और फिर अगले पर रिपोर्टर फिर से कहने लगा इस सांग सुओ जो उस चीन में हर किसी से पहले पहुंच गया था उसने बहुत सारे सिविलियंस की मदद किया है। उसने कहा है वो एक से गुजरा है उस वक्त के क्राइसिस के वजह से वो वक्त जब उसने दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था उसने तो एक की वजह से वो पावर को हासिल कर पाया जिससे वो दूसरों को मदद कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये चीज के ये न्यूज को एक हंता सुन रहा था और फिर वो न्यूज रिपोर्टर फिर से कहने लगा हंता सांग सुओ ने अपने पावर को बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और एक ऐसा हीरो बन गया जो बहुत सारे इंसानों की जिंदगी को बचा पाया। और फिर वो हंता इस न्यूज को देखते हुए गुस्से में कहने लगा सांग सुओ। फिर अगले पर हमें दिखाया था एमसी उस न्यूज को देख रहा था और वो तो रिपोर्टर फिर से कहने लगा यही हमारा रिपोर्ट है तो एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने तो क्राइसिस के बाद एपीआर हुआ था। इस न्यूज को देखने के बाद एमसी कहने लगा हर को ये क्या कह रहा है जिसके रिप्लाई में चेयरमैन वो कहने लगा हम लोगों ने इसके बारे में खुद के विषय डिस्कस कर लिया था और फिर इसे प्रेस में भेज दिया था। ये वर्किंग एक रियाज चीज है लेकिन ये पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस नहीं करता तो अभी सारे इंसान इसे जरूर एक्सेप्ट कर सकता है। सुनिए भाई एमसी उससे कहने लगा लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है इसे छुपाने का। जो सुनने के बाद हंता सोच थोड़ा सहाय करने लगा। अगली बार कहने लगा तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना तुम पूरी दुनिया को ये बताने वाला हो तुम एक लेवलिंग हंटर हो तो लोग रूल के खिलाफ है उन सभी को शुभ कैवस फॉलो करता है हर कोई सांसों को जांच करके जैसे उन्हें सही लगता है और एक इपेरेंस के अरे इरेगुलर का इपेरेंस तुम्हें हर किसी का शत्रु बना देगा। तुमने कहा था तुम्हारे पास 3 गोल्स है। सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबराता है। अगली पॉइंट में एमसी अपने पुराने बात को याद करते हुए कहने लगा पहला चीज है मेरे ग्रोथ। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा मैं चाहता हूँ तुम सभी मुझे लेवल अप और लेवल अप करके इतना ताकतवर बनने में मदद करो जिससे मैं अपने फादर के साथ मिलकर फाइट कर सकूं। और मेरा दूसरा गोल है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हंटर्स को गैदर करना उस अवतार गॉड्स के खिलाफ। हमें इस दुनिया के सारे फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा और उनके खिलाफ कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा। और मेरा आखिरी और थर्ड गोल है उस इथेरियम के एपोस्टोलिक को एलिमिनेट करना। एमसी कोल तौर में अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगा जब मैं इस 3 गोल को हासिल कर लूंगा उसके बाद मैं अपने फादर को हेल्प करने के बारे में सोच रहा हूँ जो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। फिर प्रेजेंट में हंटर चोई फिर से कहने लगा अगर तुम इस दुनिया के फोर्सेस को गैदर करना चाहते हो उस इथेरियम के खिलाफ फाइट करने के लिए तो फिर तुम्हें सिर्फ एक इंथुसियाज्म होने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने पब्लिक इमेज के साथ और भी ज्यादा सतर्क रहना और इसके बारे में सोचते रहो जिस तरह से तुम हर एक इंसान के हाथ को मूव कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। ये सुने भाई एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा या तो भी मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी है जिन्हें मुझे कंसिडर करना चाहिए था मेरे लेवल अप के अलावा भी अपने गोल को हासिल करने के लिए। इसलिए मैं इसे अकेले नहीं कर सकता मुझे हर किसी के स्ट्रेंथ को बोरो करना पड़ेगा। और भाई एमसी अगली बार उन सभी से कहने लगा तुम लोग जिस तरह से मुझे एडवाइस दे रहे हो मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम सारे मुझे हेल्प करने वाले हो मैंने सही कहा ना। तो सुनने में हंता बायक होने कहने लगा
हाँ जरूर, ठीक है। तुम कैप्टन सांग इलान के साथ गैनसान जो हो, हांता सांग जुनो के साथ सान भी हो, इम्यूनिटी का लास्ट आशा भी हो, लेकिन इन सभी के ऊपर तुम्हारे एक्सेस ने मेरे हाथ को मूव कर दिया है। सु हो व्हाइट टाइगर गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेगा। अभी अगली बार हांता चोई कहने लगा, मैं तो अभी हांता सांग जीनो के लिए भी इटालियन को फेस करना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया को रिश्ते होते हुए नहीं देख सकता। आम हांतार गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन हूँ अपने मन में कहने लगा, उसने आसानी से हांतार बायक उनो और हांता चॉइस जोंगिन को माना लिया। अब यहाँ पर सिर्फ बाकी है अगले सीन में हर कोई हांता लिम ताइगो की तरफ देखने लगा, जहाँ पर लिम ताइगो पहले कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बॉल में एमसी से पूछने क्या ये सच है तुमने ली मिंग सिन को मारा है? तो सुनने के बाद हांता बायक उनो चिल्लाकर कहने लगा हांता लिम ताइगो हो। इसी वो एमसी उसके रिप्लाई कहने लगा हाँ मैंने उसे मारा है। अभी हांता लिम ताइगो फिर से एमसी बोले सुओ उसके आखिरी वक्त में उसका अपीयरेंस क्या था, जिसके जवाब में एमसी कहने लगा उसी एपोस्टल के इटालियन ने पोजेस कर लिया था उस स्टार पाउडर के इफेक्ट की वजह से। और भी हांता लिम ताइगो फिर से पूछा तुमने किस लिए उसे अप्रोच किया था? मैंने इस चीज को पहले ही कन्फर्म कर लिया था, वो इटालियन के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए मैंने उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया। ये सुनने के बाद हांता लिम ताइगो कहने लगा कि वो इटालियन के साथ किस लिए कोऑपरेट कर रहा था, जिसके जवाब में एमसी कहने लगा मुझे नहीं मालूम। फिर अगली बार एमसी लिम ताइगो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सॉरी दोस्तों, लिम ताइगो अपने मन में कहने लगा मुझे पहले ही मालूम है सांग सुओ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं उससे इस सारे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसी वक्त एमसी हांता लिम ताइगो से कहने लगा क्या तुम मिस्टर लिम मिनसू के आखिरी मोमेंट्स के बारे में जाना चाहते हो? हांता लिम ताइगो इस सुनने पर हांता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराता है। अभी अगले बॉल में एमसी कोल तुर मारती उससे कहने लगा उसके आखिरी वक्त में हंस रहा था, जो सुनने के बाद हांता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराते पूछने लगा वो हंस क्यों रहा था, जिसके जवाब में एमसी ली मिनसी को याद कहने लगा मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा कर रहा था। ये हो सकता है शायद वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था, वरना वो अपने सब कुछ खोने के बाद अपने एम्प्टीनेस की वजह से हंस रहा था। मैं सिर्फ उसकी हंसी में तो बितानेस को फील कर पा रहा था, लेकिन मैं जिस चीज को अच्छी तरह से फील कर पाया था थोड़ा सेहत होते गोल तो मार के गोल तो मैं कहने लगा या तो भी अपने आंत के वक्त में भी उसने खुद को नहीं खोआ था, मुझे नफरत है एडमिट करने से, लेकिन या तो भी उसके आखिरी मोमेंट में भी उसने मुझ पर एक डीप इंप्रेशन से छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद हांता लिम ताइगो बहुत ज्यादा सेहत हो गया। अभी अगली बार ली मिनसुंग के बारे में कहने लगा, ली मिनसुंग हमेशा इगोइस्टिक तो कमी था। अभी अगली बार वो अपने स्वर को भगवते हुए हांता लिम ताइगो कहने लगा हम रिपर गिल्ड भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ये चीज को सुनने के बाद चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा इसके साथ उसने तीनों मैसिव गिल्ड का शपथ को हासिल कर लिया है। जरूर से सुओ के सिंसियरिटी ने उनके हाथ को मूव कर दिया है। सुओ शायद हांता सांग जीवन जैसा नहीं है, लेकिन उस फियर से वक्त में उसके पास कुछ ऐसा तो है जो मुझे हांता सांग जीनो का याद दिलाता है। अभी चेयरमैन जो एमसी और हांता सांग जीनो को एक साथ याद करते हुए कहने लगा मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कौन सा व्हील को सुओ ले जाएगा सांग जीनो के बैटलफील्ड में। फिर अगली बार एमसी थोड़ा सा काटने लगा और फिर एमसी हार्किन से कहने लगा तो फिर मैं हार्किन को अपना प्लान को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम लोग को पहले जो चीज करना चाहिए। अभी चेयरमैन हूँ कुछ सुनने पर बहुत ज्यादा घबराता है। अभी एमसी कहने लगा हांता सांग जीनी हूँ और फिर वो तीनों गिल्ड लीडर घबराते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है सुओ का डिसीजन सच में बहुत बड़ा चेंज रहने वाला है। अभी अगली बार वो लोग सुओ को देखते हुए कहने लगा विंग्स ऑफ ब्लड हांता एसोसिएशन के अंदर आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें हम लोग देख पाते हैं एमसी का शेडो वर्ल्ड की दुनिया को, जहाँ पर एमसी का किसी को अपने कान में बैठा कर अपना ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर अगली बार एमसी का ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टम प्लान से कहा था एमसी का डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसे कंप्लीट करने की वजह से एमसी को एक रिवार्ड भी मिल चुका है। क्या एमसी इसे एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर डिक्लाइन करना चाहता है? और फिर अगली बार एम्पायर क्रोकोडाइल कहने लगा तुम पहले इतना स्ट्रगल कर रहे थे और अब तुम मुझे आसानी से कैरी कर सकते हो ट्रेनिंग करने के वक्त में। हम लोग देख पाते एमसी ट्रेनिंग करने की वजह से नीचे गिर चुका है। आप अगली बार एमसी उठने के बाद सिस्टम प्लान को देखते हुए कहने लगा इस पॉइंट पर आगे मैंने उसको कुछ नहीं किया तो भी मेरा बॉडी बहुत ज्यादा हेवी और अनकंफर्टेबल फील होता है। आमूद तुमने एक अच्छा काम किया। दोस्तों उस क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला था प्राणी के नाम ही थे आमूद है। तो सिल्विन अपने मन में कहने लगा यह मनास पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था सिर्फ उनके शरीर और माना ही चेंज नहीं हुआ है, वो जिस तरह से खुद को कैरी करता है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। फिर अगली बार एमसी वार जाते हुए कहने लगा बाहर की तरफ मेरे पास बहुत सारे काम है जिसे मुझे करना होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सिल्वी थोड़े घबराते हुए कहने लगा यह मनास आप इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं, जिसके जवाब में एमसी सिल्वी से कहने लगा हाँ मुझे लगता है मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मैं फील्ड टाइप डंजन्स को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सिल्वी घबराते हुए कहने लगा क्या फील्ड टाइम डंजन? अगले बार हम लोग कुछ वक्त के पहले की सीन को देख पाते हैं जहाँ पर एमसी उन सभी हायर अप से कहने लगा
मैंने कल के हंटर रेस्टोरेंट से सारे हायर अप से साथ बात कर लिया है इसके बारे में। तार पावदार एक्टर्स को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए हम लोग कोरिया के अंदर से बाकी सारे फील्ड टाइप डांजर्स को रिमूव करने के लिए कहा है। अगली बार एमसी सिल्वी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, पहले वो लोग इसमें एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में क्योंकि उनका गिल्ड ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन बाद में मैंने उन सभी के साथ एक कंडीशन को बना लिया और मैंने उन सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया वो लोग मेरे साथ कोऑपरेशन करेंगे। अभी अगली बॉल एमसी सेतुपताल से बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसीलिए मुझे अपना बेच देना पड़ेगा उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ये सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तो भी मुझे भी आपको मदद करने दीजिए, आप हम सभी को बुलाने वाले हैं, मैंने सही कहा ना? जो सुनने पर एमसी कहने लगा, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम सभी को बुलाऊंगा जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगा। और फिर एमसी उस अस्पताल से बाहर निकलने लगा और इस बात को सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा सेहत हो जाता है। और फिर अगली बॉल सिल्वी सेहत को कहने लगा, यंग मोनार्च। और फिर अगले सीन में हमें एक डी रैंक फील्ड टाइप दानजर काका से काशी आसान फील्ड को दिखाया जाता है, जिसके बाहर बहुत सारे हंतास खड़ा हुआ था। और भी अगली बॉल बायक मियो कहने लगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमारा गिल्ड मास्टर क्या सोच रहा था। तो अब उन लोगों ने अचानक से अपने सारे फील्ड टाइप दानजर्स के ओनरशिप को एक इंडिविजुअल को दे दिया। स्पेशली जॉब तो उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है, इस चीज से हमारे गिल्ड का आने की तरह कम हो सकता है। ये सुनने के बाद और एक हंटर बायक मियो से कहने लगा, मुझे जानना है सांगसो किस तरह के हंटर है। जो सुनने के बाद बायक मियो कहने लगा, और ऐसा भी नहीं है वो हमारे जैसे ए रैंक और उससे ज्यादा हाई रैंक के हंटर को इस डी रैंक के फील्ड टाइप दांजर में पार्टिसिपेट करने के लिए दे रहा है। उसने सिर्फ हम सभी को बुलाया है स्पॉट को फील करने के लिए। उसी पर वो हंटर फिर से कहने लगा, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। और भी हमें बताया था इसका नाम है सांग गिहोन, ये हंटर गिल्ड से है। अभी सांग गिहोन फिर से कहने लगा, एक हंटर जो खुद ही स्टाई के माइन और हाउल तीनों काम एक साथ ही कर सकता है, क्या तुम इसके लिए क्यूरियस नहीं हो? ये सुनने के बाद बाघ मियो चिढ़ते हुए कहने लगा, ये जरूर एक्साग्रेशन है। और फिर अपने मन में कहने लगा, या तो भी फादर भी बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड हो चुके थे अपने उस पिछले दुनिया के मेमोरीज को हासिल करने के बाद। अभी हंटर सांग गिहोन अपने मन में कहने लगा, एक ऐसा हंटर जो लेवल अप करता है। आप देखते हैं मास्टर चॉय जोंगहिन ने तो सही कहा था या गलत, और हम लोग देख पाते इतारिम के एपोस्टल कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल उसे तो फील्ड टाइप दांजे के अंदर से बहुत जोर से एक भूमिकंप जैसा आने लगा। इसे महसूस करने के बाद हंटर बायक मियो कहने लगा, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? इसके जवाब में हंटर सांग गिहोन कहने लगा, उसके अंदर जाए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए अच्छी तरह से। और भी अगली बॉल में हम लोग देख पाते उन लोग के सामने से एमसी अपने सेतु सोल्जर्स के साथ बाहर निकलने लगा। और भी एमसी उन सभी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने तुम सभी को बहुत ज्यादा इंतजार करा दिया, मैंने उस बॉस को बहुत जल्दी टेक डाउन कर पाया, लेकिन माइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, और ये सारे माना स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए भी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे सेतु सोल्जर बहुत सारे माना से भरे हुए एक अर्थ को बाहर निकल रहा है। और फिर अगली बार एमसी उन सभी को माना स्टोन को दिखाते हुए कहने लगा, मैं और भी 3 जगह में आज जाना चाहता हूँ, तो अभी कैसा होगा अगर हम लोग नेक्स्ट फील्ड टाइप दांजे तरफ चला जाए? तो इस मानस स्टोन को देखते हुए हंटर सांग गिहोन अपने मन में कहने लगा, या तो भी अगर ये सिर्फ एक डी रैंक का दांजर है, फिर भी उसे सिर्फ 1 घंटा लगा इसे किला करने में, सिर्फ कौन है ये इंसान? अभी अगली बार हम लोग देख पाते हैं इतारिम के एपोस्टल एमसी के साथ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया था, जहाँ पर हंटर चॉय कहने लगा, हम लोगों ने हंटर सांग सो के हम लोग फील्ड टाइप दांजर्स को हैंडओवर कर चुके हैं। क्या ये बिल्कुल सही डिसीजन था? उनसे फील्ड टाइप दांजर्स से हमें बहुत सारे एसेंस स्टोन्स और मैजिक बीस्ट के मटेरियल्स मिलते थे। तो सुनिए बायो को उसके कान में हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम सच में गिरिड का इनकारनेशन हो, गिल्ड मास्टर चॉय जोंगहिन। अगर ये वाल डिस्ट्रॉय हो गया इतारिम की वजह से, तो फिर ये सारे फील्ड टाइप दांजर्स और मानी का कोई भी कीमत नहीं रहेगा। इस सुनने में अगली बार हंटर चॉय जोंगहिन कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सरप्राइज था मेरे लिए। जिससे वो इंसान जो इतने ज्यादा खुशी के साथ उसे हारे फील्ड टाइप दांजर देना चाहता था, तो वही गिल्ड मास्टर होगा था जो सबसे ज्यादा फील्ड टाइप दांजर को पोजेस करता था। अभी अगली बार हंटर लिम टाइगर को देखते हुए हंटर चॉय कहने लगा, तुम्हें शायद उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। इसके जवाब में हंटर लिम टाइगर कहने लगा, उसने कहा था स्टार पाउडर को क्रिएट करने की सारी फैक्टरीज और फील्ड टाइप दांजर्स में ही मिला है, मैं कुछ भी कर सकता वो चाहे चीज को एलिमिनेट करने के लिए जे ली मिनसू ने छोड़ कर गया है। तो सुने हंटर चॉय जॉगिन से कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, लेकिन क्या होगा अगर सिर्फ थोड़ा सा मौका हुआ? तो उसी पर उसके बात को काटते हुए कोई कहने लगा, बहुत सारे अवतार वर्ल्ड्स के इन्वेदर से सेम काइंड के विरिध है, जैसे हमारे वक्त में मॉन्स्टर थे। और भी बहुत सारे मोनार्च को याद करते हुए कोई कहने लगा, क्या वहाँ पर कोई ऐसा चीज है जो हम लोग कर सकते हैं? जो सुने हुआ बायो को उन्होंने अपने पास का सीन को याद करने लगा, जब उसने एक मोनार्च को फेस कर रहा था। अगली बॉल तो चेयरमैन वो कहने लगा, तुम लोग बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट हो रहे हो इसके बारे में, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। तो सुने वो तीनों ने एक साथ कहने लगा, चेयरमैन वो जीन चियोल
उसके बाद चेयरमैन वो फिर से कहने लगा, क्या तुम लोग अभी भी नहीं जानते ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, या तो भी अगर हम लोग चाहिए भी तो वो ये जरूर कर सकता है। अभी चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा, सारे गिल्ड से व्हील डाइव डायनेंस की ओनरशिप को छीन लेना, सच में बहुत सारे गिल्ड इसके अपोज जरूर करेगा। अभी हंटर चोई के पास के सीन को याद करते हुए कहने लगा, तो बहुत सारे ऐसे हंटर भी होंगे जो लोग बाघ में हो और बाघ दूसरे की तरह पिछले दुनिया में नहीं होंगे। लोग अवतार पेश के इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा सा भी यकीन नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा उनके जैसे इंसानों को समझाना, जो सुनने भाई एमसी कहने लगा उनको समझाना। और फिर अगली बार चार में वो कहने लगा, मेरे पास उन लोगों को समझाने के रास्ता जरूर है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें आ रहा है, नेशनल लेवल्स, यूएसए के थॉमस आंद्रे, चाइना के लिू जिंगयांग, इंडिया के सिद्धार्थ बंचन। वो लोग एक ऐसे हंटर है जो लोग अकेले ही एक पूरे नेशन को राइवल कर सकते हैं और उनके पावर के साथ बहुत सारे हंटर्स को अपनी तरफ बुलाया जा सकता है। अगर सुओ एक नेशनल लेवल हंटर बन गया और या फिर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया तो फिर मुझे यकीन है उसका पावर हर किसी को जरूर समझा सकता है। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा घबरा कहने लगा, क्या नेशनल लेवल? और फिर एमसी थोड़ा सीरियस कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर एक महीने के अंदर ही हर कोई एमसी साहब देखने लगा, मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं हर एक हंटर को समझा पाऊँ। फिर अगली बार चेयरमैन हूँ उन सभी को एक रूम की दरवाजे को दिखाते हुए कहने लगा, तो फिर अभी सिर्फ हम लोग हमारे बेतल की तरफ फोकस करते हैं। अगली बार वो सारे उस रूम के दरवाजे को खुलते हुए अंदर जाने लगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते योंग सियो रीजन के आजुरे क्लाउड गिल्ड, ओंगदोंग कांति के हावाम गिल्ड, होसे रीजन के दाइसोंग और दाइचुंग गिल्ड्स, बहुत सारे गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है। और फिर चेयरमैन वो कहने लगा सुबह के ग्रोथ के लिए। और फिर अगली बार हमें एमसी का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी अपने पावर को रिलीज कर किसी पे अटैक कर रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने एक ही पांच की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पा रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने शैडो किए से स्किल की मदद से बहुत सारे वेपन बना लिया है, जिससे उसने आसानी से एक सेंटीमीटर टाइप के बॉस मॉन्स्टर को मार डाला। फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी उस केव के अंदर से बाहर निकलने लगा और वो केव अब अच्छी तरह से टूटने लगा और एमसी के पीछे बहुत सारे सेतु सोल्जर भी बाहर निकलने लगा। तो ये चीज को देखने के बाद हांता सांग गियो हांता बायो को मियो से कहने लगा, हांता बायो मियो क्या मेरा आंखें पूरी तरह से काम कर रहा है? जो सुने के बाद हांता बायो मियो कहने लगा, ये मेरा लाइन है। और फिर अगली वो हांता सांग गियो एमसी को देखते हुए कहने लगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इसने बहुत सारे फील्ड टाइप डांजन को किला कर दिया और सारे डांजन है 2 डी रैंक के डांजन, 4 सी रैंक के डांजन और 2 बी रैंक के डांजन। अभी हांता सांग गियो थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ये सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं है, ये चीज सारी चीज उसने अकेले ही किया है। अभी एमसी को एक माइनर सा बात करते हुए देखते हुए हांता सांग गिहोन कहने लगा, उसके माना को महसूस कह सकता है वो हर एक दांजे के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तो फिर यहाँ पर एक सच में एक ऐसे हंटर है जो लेवल अप कर सकता है। अगली बार एमसी कुछ चीज को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी अपने हाथ में अपने सौदे पावर को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, माना को मेजर करने का जो मेट्रिक है उसे एमपी कहा जाता है। अब मैं फील कर सकता हूँ मेरे शैडो अथॉरिटी को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, जो मेरे माना डेक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बेरू एमसी से कहने लगा, यो मुनाज शायद मैं आपको मदद कर सकता हूँ, तुझे आपका माना को कंपेयर करने दीजिए वहाँ पर जो एस रैंक अंदर खड़ा हुआ है पाक दोजिन उसके साथ। तो सुने भाई एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बॉल एमसी बेरू से कहने लगा, ठीक है तुम कर सकते हो। जो सुनने के बाद बेरू एमसी और तो पाक दोजिन का माना फॉलो को तो कंपेयर करने लगा। तो चीज को फील करने भाई एमसी कहने लगा, मुझे लगता है मैं पहले से ही जानता हूँ। ये चीज को इतना के एपोस्टिल भी महसूस कर पाता है। फिर अगली बार वो थोड़ा सा गुस्से में एमसी दाव देखने लगा। और फिर अगली बार हमें एक घर का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अंदर आने लगा। वहाँ पर किसी के स्विच को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अगली बार एमसी अंदर की तरफ आने लगा। वो आने के बाद एमसी किसी को देख पाता है तो एमसी के फैमिली फोटो को पकड़ कर कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सेम है, अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पहले आ जाते हैं तो भी मैं उनके साथ वही करने वाला था जो तुमने मेरे गिल के साथ किया है। दोस्तों ये शैडो मोनाज को मारना चाहता है, इससे ज्यादा हंसी की बात और क्या हो सकता है। अभी अगली बार वो हंटर अपने पावर को अभी रिलीज करते कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आई गए सांग सुहो। और फिर हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसू है एक एस रैंक का विलेन। अगली बार उसने एमसी का फैमिली फोटो को नीचे फेंक दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर का विलेन हायांग दोंगसू कहने लगा, ये कितना ज्यादा सेम है, अगर तुम्हारा फैमिली पहले यहाँ पर आ जाता मैं प्लान कर रहा था उन्हें वही चीज से गुजरने के लिए जिसे मैं गुजर चुका हूँ, तुम यहाँ पर आखिर आई गए सांग हो। और फिर वो एमसी की फैमिली फोटो पर अपने पा मारने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर अगली बार एमसी हांग सो को देखते हुए मोह में कहने लगा, इसका साहस भी कैसे हुआ, ये एस रंग का एक हावांग दोंगसू है। उसी बार हावांग दोंगसू उठकर एमसी इधर आगे बढ़ने लगा। उसी में एमसी चेयरमैन हु के बात को याद करने लगा। यहाँ पर तो चेयरमैन हु हावांग दोंगसू की छवि को दिखाते हुए कहने लगा,
जीसान पिजन इंसिडेंट का रिंग लीडर हावांग दोंगसू का बायोलॉजिकल बादर है। यहाँ पर ऐसा भी रूमर है यही वो इंसान है जो ये सब कुछ किया है अपने बादर को फ्री करने के लिए। अगर ऐसा ही है तो फिर जब इस इंसिडेंट ने तुम्हें एक हीरो बना दिया है वो शायद तुम्हारे पीछे आ सकता है। हांग दोंगसू द कोरिया के अंदर जितने भी एस रैंक हंटर है उनमें से एक ताकतवर हंटर है। जैसा तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैंने तुम्हें किसी भी तरह के गाछ को ऐसा ही नहीं किया है, लेकिन अगर तुम इससे मिलते हो तो भी तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा। अब फिर हमें पेजेंट के सीन दिखा दे जहाँ वो हांग दोंगसू हंसने लगा और फिर एमसी द गोल्ड तौर में हांग दोंगसू से पूछने लगा, हांग दोंगसू क्या तुम अपने बादर को रिवेंज करने के लिए अब आए हो? लेकिन आप क्या? मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा है, तुम्हारे भाई को कैंग ताइसिक ने मारा था। ये सुनने के बाद हावांग दोंगसू अपने मन में सोचने लगा इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसे याद हो भी कैंग तो ताइसिक के बारे में मालूम है, सिर्फ मेरे बारे में नहीं। और फिर हावांग दोंगसू हंसते हुए कहने लगा मैं उसके बारे में क्या नहीं करता, मैं अपने भाई के एवेंज करने के लिए तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो कि तुम्हारी से किसी का साहस भी किसी हुआ मेरे प्लान को डिस्टर्ब करने का। जो सुनने के बाद एमसी अब कोल तोड़ में कहने लगा तुम्हें आप सेव नहीं किया जा सकता तो फिर किसी और जगह चलते हैं हांग दोंगसू। जो सुनने पर हांग दोंगसू अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा किस लिए मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। उसी वक्त एमसी अपने हाथ को दीवार पर मारता है और जिसके वजह से वो दीवार पूरी तरह से टूटने लगा। अगली पल हमें उस घर के बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर से हम लोग देख पाते हैं उस घर से आकर के अंदर से बहुत ज्यादा रेत लाइट निकलने लगा और फिर एमसी उस घर से निकलते हुए हांग दोंगसू से कहने लगा मेरे अंकल मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो अभी आप 5 मिनट भी नहीं लगेगा इधर कंपनी इसके साथ सिक्योरिटी और हंटर्स को यहाँ पर आने के लिए, क्या तुम अभी भी यहाँ से नहीं चलने वाले हो? जो सुनने पर हांग दोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता और फिर कहने लगा कौमी ने बच्चे। अगली पल हमें एक एवं व्यक्ति का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और हांग दोंगसू एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। अभी हांग दोंगसू अपने हाथ को उठाकर कहने लगा मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से तुम मेरे सामने में नहीं दौड़ रहे हो इसका मतलब तुम्हारी रियोनी की बात बिल्कुल सही है, क्या तुम अब एक रेस्टोरेंट का हंटर बन चुके हो? इसके रिप्लाई में एमसी कोल तो में कहने लगा मुझे तब तो नहीं मतलब जब तो ना मैं इसे पास कर जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता था किस तरह से तुमने स्टार फ्रेगरेंस को हासिल किया था। जो सुनने के बाद हावांग दोंगसू कहने लगा क्या तुम्हें स्टिमुलेंट चाहिए, किस लिए मैं तुम्हें बताऊं, तो चीज को आप हासिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ये चीज उसे हितायम से नहीं मिला है। और फिर हावांग दोंगसू अपने चश्मे को उतारते हुए कहने लगा कि कौमी ने कमजोर से इस तरह की स्टिमुलेंट्स पर निर्भर करता है, तुम शायद सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था अपने लाख के वजह से एक एस रैंक का हंटर में रीअवेकन होने के बाद, लेकिन मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना तो जब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, हर एक एस रैंक हंटर सेम नहीं होते। और फिर हावांग दोंगसू अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगा और फिर एमसी देखने के बाद अपने मन में कहने लगा ये ली मिनसू के ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ तो फिर ये मेरा पहला फाइट होने वाला है एक एस रैंक हंटर के खिलाफ। अगली बॉल एमसी थोड़ा सा हंसकर अपने मन में कहने लगा मैं अब ये देखना चाहता हूँ। अगली बॉल एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से हायांग दोंगसू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। अब ये देखने के बाद हायांग दोंगसू अपनी पाव को उठाकर मिट्टी में मारने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते उसके पाव मिट्टी में मारने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान निकलते जो एमसी के पेट पर जाकर लगता है, जिसके वजह से एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। उसी वक्त अगली बॉल हायांग दोंगसू अपने हाथ में अपने पावर को गैदर करते हुए कहने लगा क्या तुम सच में मेरे साथ बॉन्ड करना चाहते हो जब तुम एक सामूना टाइप हो, अपने वो काला इंसान को बाहर निकालो या फिर वो सारी जो भी चीज है। अगली पर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू ने अपने पांच को एमसी को मार दिया है, जिसके वजह से एमसी उस वहां से आसमान में उड़ने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग में जाकर टकरा गया है, लेकिन अभी भी देख पाते हैं हम लोग एमसी ने खुद को सामान लिया है, लेकिन उसी वक्त एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसू एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और वो एमसी को अपना पाँव मारने की कोशिश करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अगली बॉल वहां से दौड़ हो जाता है और हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसू के पाव को मारने की वजह से वो सारा का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली बॉल एमसी अपने पाव के मदद से हायांग दोंगसू के स्वर पर मारने लगा, जिसके वजह से हायांग दोंगसू के मुंह पर एक डेंट पड़ जाता है। आप अपने मुंह को ठीक करते हायांग दोंगसू कहने लगा ये चीज सिर्फ मॉस्टर के कारण हिस्सा था। उसके बाद एमसी नीचे नामचता है और फिर उसी पर हायांग दोंगसू एमसी पर अपने हाथ से अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा पीछे हटने लगा। अगली बॉल हायांग दोंगसू बीच से एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर हायांग दोंगसू एमसी को बहुत ज्यादा मारते हुए कहने लगा क्या तुम सोच में मुझे अपने स्ट्रेंथ के साथ हारना चाहते हो, क्या तो अभी अगर तुमने अपने हर एक एबिलिटी को इस्तेमाल किया तो भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हायांग दोंगसू के हर अटैक को अपने हाथों से डिफेंस करते हुए कहने लगा मैं हम दोनों के बीच का ताकत का जो डिफरेंस है उसे महसूस कर सकता हूँ। पहली बॉल एमसी कुछ देखने के बाद कहने लगा लेकिन, और फिर एमसी अपने दोनों पास्ट सेल्फ को याद करते हुए कहने लगा लेकिन मैं वही वैसा नहीं फील कर पा रहा हूँ जो मैंने तब फील किया था जब मैं उन्हें
फेस कर रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हायांग दोंसू रुक गया है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक हो जाता है। अगले पर हायांग दोंसू बीच से एमसी पे देखते हुए कहने लगा, तुम शायद सच में बहुत ज्यादा कुकी हो, क्योंकि अभी भी तुम दूसरे स्टाफ के बारे में सोच रहे हो। और फिर हमें आसमान का सीन दिखाता है। अगले पर हम लोग देख पाते हुआ पर बिल्डिंग पूरी तरह से टूटने लगा और कोई उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। अगले बेल कोच देखने के बाद हायांग दोंसू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हायांग दोंसू के हाथ पर एक शैडो स्पीयर दुख चुका है, जिसे देखने के बाद हायांग दोंसू घबराते हुए कहने लगा, तुम कौमी ने कब तुमने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते रुकते हुए फैंस को, जहाँ पर एमसी गिरा होता, जिसे देखने के बाद वेरू पूछने लगा, यो मोनाज क्या आप ठीक है। इसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा, ऐसा लग रहा है एनहांसमेंट टाइप एस रैंक हंटर के साथ मेरे एबिलिटी के बिना फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली बॉल एमसी खड़ा होते हुए कहने लगा, अगर सोच क्यों ना जो मैं अपने हारे बचाए हुए पॉइंट्स को अपने स्टेज में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन जब मुझे उन सारी चीज को दूसरी जगह पर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो फिर आप सच में सीरियस होते हैं। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी चाह तो अब शैडो पावर निकलने लगा और फिर एमसी हायांग दोंसू की तरफ अब आगे बढ़ने लगा। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अब हायांग दोंसू से कोई बात चुका है। और फिर एमसी हायांग दोंसू से कोल तौर में क्या लगा, हायांग दोंसू क्या हमें अपना सेकंड राउंड शुरू करना चाहिए। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शैडो आर्मर माइनो तो हेल्म को पहन लिया है और दूसरी तरफ अपने रिंग कीड़ा को भी पहन लिया है और भी कुछ शैडो आइटम को अपने शरीर में भी पहन लिया है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है, बिल्कुल अपने फादर की तरह ही। अगली पर हम लोग सितार देख पाते एमसी के हर एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर एमसी कोल तौर में हायांग दोंसू से कहने लगा, अब मैं तुम्हारे साथ अपने पूरे पावर के साथ फाइट करने वाला हूँ। अब ये देखने के बाद हायांग दोंसू थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन एमसी से कहने लगा, तुम्हें लगता है तुम मुझे इस सारी चीजों के साथ हरा सकते हो। और फिर उसी पर अपने मन में सोचने लगा, इसके बाद ये सारे आइटम कहाँ से आ गया। लेकिन अगली बॉल कुछ देखने पाए तो हायांग दोंसू और भी तक घबराने लगा, वो डार्क रिबल क्या है। लेकिन ये सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता और अगली बॉल हायांग दोंसू कुछ ज्यादा भी घबराने लगा, जैसे ये उसने किसी घोस्ट को देख लिया है। उसी वक्त वो अपने पिछले जिंदगी मेमोरी को याद करते हुए याद करने लगा। अब सांग जीनू हायांग दोंसू से कहने लगा, तुम्हें गीत के बारे में क्या ख्याल है, जब तुम गिरती होकर ये मोड़े थे। अगली बॉल सांग जीनू कोल तुम्हें क्या लगा, क्या तुम्हें पसंद आया, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। हायांग दोंसू इस मेमोरी को याद करने के बाद हायांग दोंसू अपने पास्ट में सेल पे रिटर्न होने लगा, जहाँ पर वो एक शैडो सोल्जर था और इसके वजह से बहुत ज्यादा घबराने लगा। और दोस्तों ये आर्मर को पहन कर खड़ा हुआ है और जिसमें एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। फिर अगली वो एमसी कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। एमसी शैडो आर्मर को गायब करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में मेरा स्टाइल नहीं है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे आइटम एपीएंस को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था। और वहाँ पर हम लोग देख पाते हायांग दोंसू अभी भी एमसी के आर्मर को देखने में बहुत ज्यादा कांप रहा है। वो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक हो जाता है। अगली बार एमसी उसे देखते हुए कहने लगा, हायांग दोंसू तुम्हें क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हायांग दोंसू अभी भी बहुत ज्यादा दौड़ा हुआ है और वो अपने पास की मेमोरी को याद कर रहा है सांग जिनो के साथ, किस तरह से उसने सांग जिनो के साथ फाइट किया था और किस तरह से सांग जिनो ने उसे इतनी आसानी से मार डाला था। जिस मेमोरी को याद करने पर हायांग दोंसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपने कांपते हुए हाथ से अपने मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या ये कोई हेलुसिनेशन है। और फिर अगली बार खुद के मन में कहने लगा, जब मैंने उस बेले के जो उसके बॉडी को चारों तरफ से घिरा हुआ था उसे देखा तो उसे मेरे माइंड में किसी और का मेमोरी आ रहा है। और फिर अगली बार उस मेमोरी को मैं सोचते हुए कहना, नहीं नहीं वो किसी और का नहीं, वो मेरा ही मेमोरीज है। और फिर सांग जिनो के आंखों को याद करते कहने लगा, उन आंखों को मुझे याद है उस इंसान का नाम जो मुझे उस आंखों के साथ इस तरह से देखता था। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते कहने लगा, मैं किस तरह से इसे भूल सकता हूँ। अभी हायांग दोंसू बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पहाड़ को रिलीज करते कहने लगा, सांग जीन हूँ। तो सुनने भाई एमसी बेरू से पूछने लगा, इसलिए हायांग दोंसू को मेरे फादर का नाम मालूम है। जो सुनने के बाद बेरू कहने लगा, प्लीज ऐसा लग रहा है उसे अपने पिछले दुनिया का मेमोरीज याद आ चुका है। सोनी भाई एमसी फिर से पूछना, गिरीद वो कौन है। बेरू तुम इससे क्या कहना चाहते हो मुझसे। तो सोने के बाद अगली बार बेरू हायांग दोंसू को देखते हुए एमसी को एक्सप्लेन करने लगा, हायांग दोंसू मेरे लीज के साथ पुरानी दुनिया के अंदर अच्छे तार में नहीं था और आखिर में मेरे मास्टर ने उसे मार डाला था और फिर उसे अपना शैडो सोल्जर गिरीद बना लिया था। ऐसा लग रहा है उसे अपने जिंदगी पिछली जिंदगी मेमोरीज याद आ चुका है। और दूसरी बात हम लोग देख पाते हायांग दोंसू ने अपने साथ को नीचे फेंक दिया है। ये सुनिए भाई एमसी हायांग दोंसू को देखते हुए कहने लगा, शैडो के बिना ही उसे अपने मेमोरीज याद आ चुका है, ये किस तरह से हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी बेरू एमसी को चेयरमैन रू के बात को याद करते हुए कहने लगा, चेयरमैन ऊ जिन चोल को भी अपने पिछले दुनिया के मेमोरीज खुद ही याद आ चुका था, मुझे लगता है ऐसा संभव है। तो हायांग दोंसू गुस्से में कहने लगा, सांग जीन हूँ, सांग सू हो। और फिर एमसी के फैमिली फोटो को याद करते हुए अपने माइंड में कहने लगा, अगर मैं अच्छी तरह से सोचूं तो फिर मैंने इस बच्चे के घर में मैंने उसकी फैमिली फोटो को देखा था, सांग सू जरूर सांग जिनो का लड़का है। और फिर सांग जिनो के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए सांग जिनो इस दुनिया के अंदर हंता की तरफ काम कर नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है किसी वजह से सांग जिनो यहाँ पर एक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर अगली पर
दोंगसू एमसी पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को एमसी अपने हाथों की मदद से रोक देता है। फिर एमसी को बहुत ज्यादा पावर के साथ अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो दार की हूँ मैं सांग जिनो के नेक्रोमेंसर स्किल की वजह से जो उसने मुझ पर इस्तेमाल किया था। तो अभी इस बच्चे के पास भी वो सिमिलर एबिलिटी है, लेकिन इसके पास अभी भी थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी लेकिन आसानी से उसके अटैक को रोक पा रहा है। ये देखते हुए हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और फिर वो अपने पास लाइफ की मेमोरीज को याद करते हुए कहने लगा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है सांग जिनो को एक स्लेब की तरह साफ करने की मेमोरीज मुझे। और फिर हम लोग देख पाते हैं सांग जिनो के सामने सेतु सोल्जर के फॉर्म में अपना शॉर्ट झुका हुआ खड़ा हुआ है। इस सीन को याद करते हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, उससे फाइट करने के बाद उसने मुझे अपना साबुत बनने के लिए मजबूर कर दिया था। इतनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग करने के लिए उसे अपना प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में वो कहने लगा, सांग जिनो तुम अपने लड़के को आप खोने वाले हो। सच में दोस्तों इससे लगता है ये एमसी को मार सकता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी उसके अटैक को रोकते हुए उससे पूछने लगा, कौन सा चीज से तुम इतना डर गए हायांग दोंगसू। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का लुक बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। तो सुनने के बाद हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने उसके हाथ में 2 काट लगा दिया है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपने पेज के अंदर से बहुत सारे सेतु यहाँ पर बाहर निकलने लगा और फिर उनसे हायांग दोंगसू को अटैक करने लगा। इससे वजह से हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा घाव बन जाता है। और फिर एमसी के अटैक को रोकते हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और दूसरा हम लोग देख पाते एमसी अपने शैडो पावर की मदद से और भी ज्यादा वेपन्स को बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी अपने वेपन को बाहर निकलते अपने मन में कहने लगा, इन सारे काउंटलेस शैडो आइटम्स को मैंने क्रिएट किया था उन सारे फील्ड टाइप डांजर्स को क्लियर करने के बाद, इनके स्टेट इंक्रीजिंग इफेक्ट की मदद से और या तो भी इनके सामोनिक मैकेनिज्म जो मुझे इन्हें अपने शैडोज के अंदर से सामन करने में मदद करता है, वो भी बिना अपने आइटम विंडो को ओपन किए। और फिर एमसी एक सेतु शोध को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैंने अच्छी तरह से इन्हें इस्तेमाल कर पाऊँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी हायांग दोंगसू के पेट पर एक बहुत बड़ा शोध सेलेस मार दिया है। इन सारे वेपन को देखने पर हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ में स्काइट की मदद से हायांग दोंगसू के बॉडी पर और एक बहुत बड़ा सेलेस मार दिया है, जिसके वजह से हायांग दोंगसू के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखने में सच में एक नेक्रोमेंसर जैसा ही लग रहा था। नेक्रोमेंसर का आइकॉनिक स्काइट एमसी के पास है। अब ये चीज को देखने पर अपने मुंह से खून खासते हुए हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, वो कहाँ से इतने सारे वेपन्स बाहर निकल रहा है, क्या सांग जिनो के पास भी इस तरह की एबिलिटी था। और फिर हायांग दोंगसू देखते हुए बेरू अपने मन में कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ यो मोनाचाप गोरू कर रहा है, या तो भी बैटल के अंदर भी सिर्फ उसका लेवल ही नहीं, लेकिन यह तो भी उनका स्किल और टैक्टिक्स भी आप लेवल अप कर पा रहा है, जिन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते। और फिर एमसी को अपने वेपन को आसानी से इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद बेरू कहने लगा, मेरे लीग मैं बेरू ये कहने का साहस कर पा रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब आप यो मोनाज को अपने साथ पाएंगे। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने हायांग दोंगसू की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है, उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी एक फाइटिंग गॉड बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू अपने मुंह से खून खांसने लगा। और फिर एमसी के अंदर वो सांग जिनो को देख पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उसके तरफ कोल्ड फेस बनाने को देखने लगा। और फिर अगली बार हायांग दोंगसू एमसी के अंदर सांग जिनो के परछाई को देख पाता है। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है फादर एंड सन अभी एक साथ खड़ा हुआ है। अगली पर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू किसी तरह से खुद को संभाल लेता है। और फिर वो फ्लोर पर अटैक करते क्या लगा डेमिट, उसके फ्लोर पर अटैक करने की वजह से हम लोग देख पाते वो पूरे के पूरे बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय होने के बाद हायांग दोंगसू वहां गिरते हुए थे अपने मन में कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था ये बच्चा इतना ताकतवर होगा, ये चीज को मैंने थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे वापस जाना पड़ेगा अभी के लिए और खुद को तौबा करना पड़ेगा। और फिर अगली पर वह भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे मारने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सच में दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। या तो ये अपने हार को भी नहीं मार पा रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जिसने 1971 का वार को अभी तो मानता है वो लोग जीत चुका था। और फिर अगली बार हायांग दोंगसू भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं उसी वक्त एम्बुश करने वाला वो जॉब भी वो अपनी जिंदगी में तो अपने गाद को डाउन करने वाला है, या फिर मैं उसके करीब के इंसान को किडनैप करने वाला उसे थ्रेटन करने के लिए, चाहे वो कितने में ताकतवर क्यों ना बन जाए, ये चीज बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी उसके ऊपर से आने लगा, जिसे महसूस करने के बाद हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर अगली पर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाया जाता है। इस धमाका की वजह से हम लोग देख पाते हैं वो पूरा साइड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हमें उस साइड के सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने हायांग दोंगसू की बॉडी पर अपने शैडो स्वॉर्ड को घुसा दिया है। इसे देखने में हायांग दोंगसू कहने लगा सीट। और फिर एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे भी अपना स्लेव बनाने वाले हो, तो फिर ट्राई करके देख लो। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, इतनी ज्यादा डेस्परेटली करूंगा जहाँ से मैं तुम्हें मार पाऊँ, तुम और सांग जिनो दोनों को। सच में दोस्तों इससे
इसे लगता है ये सेदो मोनाज को मार सकता है। ये किस तरह की सपने में जी रहा है इसे ही नहीं मालूम। तो सुनने के बाद एमसी कॉल पे बात हुई, उससे देखते हुए कहने लगा, ये तुम्हारा कितना ज्यादा लालची सपना है और यह वो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिस तरह से तुम मेरे फादर तक पहुंच पाओ, और जब तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम किस तरह से उन्हें डिफीट कर पाओगे। क्या मुझे चेष्टा करना चाहिए? हाँ, मुझे ये तो नहीं मालूम तुम्हारे पास इस तरह की सोच होगा या नहीं। तो सुनने के बाद हायांग दोस्तों बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, सांग सुहो। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी ने उसके स्वर को उसे धड़ से अलग कर दिया है। इसके वजह से हम लोग देख पाते वह बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। साथ में दोस्तों धीरे धीरे एमसी का कुएल बन रहा है। एमसी के बाद मैसेज आने लगा लेवल अप करने का। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का जो स्किल इनक्रीज स्ट्रेंथ है वो भी अब लेवल अप हो चुका है। एमसी के सामने हम लोग हायांग दोंगसू के लाश को देख पाते हैं, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, हायांग दोंगसू इसने बिना किसी शैडो किंग के मदद से अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को रिकॉल कर लिया था। इसका मतलब वो मेरे फादर से बहुत नफरत करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? बेरू तुम क्या सोचते हो, इसे एक शैडो सोल्जर में बदला जाए या फिर नहीं? जो सुनने के बाद बेरू बिना कुछ सोचे ही कहने लगा, मुझे लगता है आपको शार्प कोर पाना इसके लिए बहुत बड़ा हुनर होगा मेरे यंग मोनार्च। जो सुने भाई एमसी अपने मन में कहने लगा, शैडो सोल्जर बनना एक पनिशमेंट की तरह है। तुम ऐसा भी कह सकते हो ये एक लॉयल सोल्जर की तरह मरने के बाद फाइट करने जैसा है अपने ही दुश्मन के लिए। उनके पास उनके थोड़ा सा सेल्फ सेंस होते हैं और वो लोग अपने खुद के जजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन शैडो इक्विपमेंट के पास सिर्फ पावर ही होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर एमसी अपने हाथ में एक शैडो स्वॉर्ड को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज ऐसे है जैसे कि कोई भी बॉडी एक कोरमा के अंदर जी रहा है, या तो भी सोल खत्म हो जाने के बाद भी। और फिर एमसी हायर दोंसू के मोइतोसोरी के करीब जाने लगा और फिर अगली पल अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, एराइज। दोस्तों ये चीज बिल्कुल बेपिक है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग से की तरह ही। जब एमसी के डेथ शान जिन्हों एराइज कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही। इसके बाद हम लोग देख पाते हायांग दोंसू के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर निकलने लगा और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी शैडो एक्सचेंज करने में फेल हो चुका है और एमसी के बाद अभी 2 और चांस है इस शैडो एक्सचेंज करने के लिए। जो सुन में एमसी थोड़ा चीटता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर हायांग दोंसू की डेथ तब देखते हुए कहने लगा, जैसा एक्सपेक्ट था हायांग दोंसू अभी भी रजिस्ट कर रहा है। और फिर एमसी फिर से अपने पावर को रिलीज करते एराइज कहता है, लेकिन इस बार भी पहले की तरह ही सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का शैडो एक्सचेंज से फेल हो चुका है और एमसी के पास सिर्फ एक ही चांस बाकी है। जिसे देखने के बाद बेरू गुस्से में कहला, गिरी तुम स्काउंडर को ये तुम्हारे जैसा एक मैसिली सोल्जर का साहस भी कैसे हुआ यंग मोनाज को रजिस्ट करने का? लेकिन हम लोग देखते हैं एमसी कुछ भी नहीं कहता। अगली बार हायांग दोंसू के बॉडी को ताज करते हुए कहने लगा, ये शायद तुम्हारे आखिरी शेड ऑफ द डिफाइंस है, तुम आगे बढ़ो और रजिस्ट को जितना तुम चाहते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं एमसी के अंदर अभी भी सॉफ्टनेस थोड़ा सा बाकी है। एमसी पूरी तरह से अभी भी क्वेल नहीं हो पाया है। अगली बॉल एमसी अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, चाहे तुम्हारी हेट्रेड और रेज कितने भी डीप क्यों ना हो, मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे जैसे विलेन को समझने की कोशिश करने का। अभी के लिए सिर्फ मुझे ताकत चाहिए। और फिर एमसी अपनी पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा, और मैं अपनी ताकत को तुम्हें इस्तेमाल करके बनाऊंगा, या तो भी अगर मुझे तुम्हें फोर्स क्यों ना करना पड़े इस दुनिया के लिए हायांग दोंसू। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही बेदेश दिख रहा था। और फिर एमसी फिर से अपना आखिरी अटेम्प्ट एराइज कहने लगा। और फिर अगली पर हमें सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पर यहाँ पर एक कार आने लगा और अगली पर हम लोग पूरे व्यक्ति को यहाँ पर दिखते हो चुके हैं देखते हुए। वो गाड़ी से निकलने के बाद हंता चोर बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये वो जो एबांदे बिल्डिंग है जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था उसी पर उसके साइड से चेयरमैन वो जाते हुए कहने लगा, ये शो के घर से बहुत ज्यादा करीब है, जल्दी करो शो शायद अभी भी इंतजार से फाइट कर रहा है। और फिर अगली बार चेयरमैन तो वो एमसी के घर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, शो के घर के अंदर अलार्म बजने के बाद हम लोग उससे कॉन्टेक्ट को खो चुके हैं और वॉल के अंदर जो होल था उसमें कोई भी डाउट नहीं एक इंतजार है। दोस्तों इस वॉल को क्रैक एमसी ने खुद ही किया था और चेयरमैन वो उसके लिए बहुत ज्यादा घबरा रहा है। और फिर अगली बार उनके सामने कोई आते हुए कहने लगा, ओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बॉल एमसी को देखते हुए वो दोनों चिल्ला कहने लगा, सुहो। एमसी थोड़ा सा घबराते हुए उनसे पूछने लगा, ऐसा लग रहा है हंटर्स एसोसिएशन को भी मालूम चल चुका है। अब चेयरमैन हुए तो घबराते हुए एमसी से पूछने लगा, तुम बिल्कुल सही हो, क्या हुआ था यहाँ पर, इंतजार कहाँ पर है? जिसके जवाब में एमसी कहने लगा वो हायांग दोंसू था। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था तो वो एसरेंग विलेन हायांग दोंसू था। जिसके जवाब में एमसी उनसे कहने लगा, ये बहुत ज्यादा क्लोज था लेकिन ये खत्म हो चुका है। जो सुने वो हम लोग देख पाते चेयरमैन वो और चेयरमैन चो बहुत ज्यादा घबरा चुका है और जो चेयरमैन वो कहने लगा, क्या इसका मतलब हायांग दोंसू आप? और एमसी उनकी तो बात को काटते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ। और फिर एमसी अपने सेतु को रिलीज करते कहने लगा, मैं जीत चुका हूँ।
सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने हायांग दोंगसू के सोल को अपने एक कौंतले में बदल दिया है, जो देखने में बहुत ज्यादा ही कूल और बेदेश दिख रहा है यहाँ पर। और भी सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है इस सेतु आते का नाम गिरीथ है, जो अभी लेवल 1 में है। इसका ग्रेड हीरोइक है और इसके बाद जो एथे पावर है वो 280 प्लस है। इसके वजह से एमसी के हर एक स्टेट तो 2 डिजिट में बांट जाता है दोस्तों। और फिर अगली पर हमें नीला आसमान का सीन दिखाया जाता है और फिर एक बिल्डिंग के सामने बहुत सारे रिपोर्टर खड़ा हुआ है, हम लोग देख पाते हैं। और फिर हमें तो हंटर से एसोसिएशन का माना मेजरमेंट का इसके सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा माना बॉल है। वहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा क्या, और फिर वो इंसान बाहर निकलते हुए कहने लगा क्या सिर्फ दी रैंक आफ्टर एवोकेनिंग होने के बाद भी। जो सुनी भाई उसके साइड में खड़ा हुआ इंसान कहने लगा खुद को चेयर अप कर लो, तुम फिर भी एक माइनर की तरह काम कर सकते हो, तुम्हें गेट रिलेटेड जॉब को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर एक इंसान उनके स्टेट को रिकॉर्ड करते हुए अपने मन में कहने लगा 4 डी रैंक और 2 ई रैंक आ चुका है अभी तक। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा खुश होते अपने मन में कहने लगा ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है यहाँ पर। इन सारे दूसरे के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा विनर यहाँ पर आने वाला है। और फिर हमें बता रहे थे इसका नाम किम पानसियोक है और ये एक अनएम्प्लॉयड ओकेनर है। और फिर और हंटर रैंक को मैं सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी मैं कोई एस रैंक के बारे में आशा नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ए रैंक और या तो भी बी रैंक भी मेरे लिए काफी है। मैं इससे अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। उसी वो और एक होस्ट था और कहने लगा अगला पर्सन आप अपने मेजरमेंट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद हंटर किम पायोक्सोन अपने मन में कहने लगा इस आदमी के बाद मेरी बारी आ चुका है, अगर ये भी एक दूध बन जाए बिल्कुल उनकी तरह ही। उसी वो होस्ट कहने लगा हंटर सांगसू आप अंदर आ जाइए। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा ठीक है। और फिर अगले पल एमसी अपने बालों को ठीक करते हुए कहने लगा ये चीज अभी भी बहुत एकवार लग रहा है मुझे। और दूसरी तरफ एमसी को देखते हुए हंटर पार्क किम पायोक्सो अपने मन में कहने लगा प्लीज इसे भी अगर ई रैंक के होने देना। दोस्तों मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका अब एक पोपट होने वाला है। और फिर अगली बॉल हमें हंटर एसोसिएट का जो वर्कर है वो चिल्ला को कहने लगा किम पायोक्सो का मेजरमेंट रेजा ई रैंक है। और फिर कोई चिल्ला हुआ कहने लगा साउथ कोरिया के लिए और एक एस रैंक अंतर हार चुका है। और हम लोग देख पाते बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर एमसी का छवि तुलने लगा और उसी को पीछे से कोई कहने लगा और ये एक है, ये इंसान जीसान पिजॉन इंसिडेंट का हीरो है। ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों ने ये चीज को पहले ही कोई बहुत देख चुके हैं। अगर आप लोग को याद आए तो फिर कमेंट में जरूर कहना। अगली पर एक रिपोर्टर एमसी से पूछने लगा मिस्टर सांगसो आप एक एस रैंक हंटर बोने के बाद आपको कैसा लग रहा है। जिसके जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी जो है ओका लिए मुस्कुरा रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते चेयरमैन उस साइड के बिल्डिंग से एमसी पर नजर रख रहा है। और उसी पर चेयरमैन वो कहने लगा आप सुओ एक एस रैंक हंटर बन चुका है जैसा उसने प्रॉमिस किया था। जो सुनने के बाद हंटर चोई कहने लगा जैसा हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था। जिसके जवाब में हंटर बाय के उन्होंने कहने लगा इसके बहुत स्पीड के साथ वो शायद कुछ वक्त के अंदर एक नेशनल लेवल हंटर भी बन सकता है। जो सुनने के बाद हंटर चोई थोड़ा सा कोल तो में कहने लगा इसके साथ हम लोगों ने अपने फाउंडेशन को बना लिया है, आप वक्त आ चुका है अगले स्टेप में मूव करने का। और फिर हंटर चोई एमसी के सारे पास से जाने के बारे में सोचते हुए कहने लगा जितने भी फील्ड टाइप थे तो दांजन कोरिया के अंदर है उन सभी को हमें अब बंद करना है, जितने भी गिल्स बाकी है उन सभी को हम लोग को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और यह तो भी पूरे दुनिया के हर एक हंटर को एक साथ गाड़ना पड़ेगा, हम लोग को हर एक चीज करना पड़ेगा हंटर सांग जीनो के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता इसमें कितना ज्यादा वक्त लगेगा। जो सुनी पर हंटर बायो उन्होंने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा यहाँ पर असली परेशानी है हम जब हम लोग और सुओ इसमें काम कर रहे थे इस टाइम के एपोस्टल हमारे काम में बाधा जरूर डालेगा। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो एमसी को देखते हुए कहने लगा और स्टार पाउडर स्टार फ्रेगमेंट जिन्हें ईश्वर ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है और चाहता है तो छड़ा रहा है। जैसे कि उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से एसोसिएशन मूव कर रहा है और वो लोग बार बार हमारे हाथ से बाज कर निकल रहा है। अगर वो लोग सच में हमारे बहुत ज्यादा करीब है अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर हम लोग को उन सारे इंसान को निर्विधान करना पड़ेगा जिन लोग को हाथ में सच में त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमारे एनिमी बहुत ज्यादा कानी है जैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसी पर हम लोग देख पाते इटारियम के एपोस्टल का सीन जो अब थोड़ा सा घबराने लगा और हम लोग देख पाते वो अभी भी साइड में छुप कर एमसी को देख रहा है। और फिर अगली बॉल वो वहां से गायब हो जाता है और फिर हमें एक दांजे का सीन दिखाया जो अभी अभी ओपन हो रहा है। सच में दोस्तों इस दांजे का कलर कुछ ज्यादा भी घारो दिख रहा है हमारे लिए। उस दांजे के अंदर हम लोग बहुत सारे इटालियन एपोस्टल के सर्वेंट को देख पाते हैं जो लोग एक साथ मिलकर एक मॉन्स्टर को मार रहे हैं। सच में दोस्तों इन लोगों ने आसानी से इतने बड़े मॉन्स्टर को मार डाला एक साथ मिलकर। उसी पर कोई साइड से कहने लगा इतना काफी है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर इटालियन के एपोस्टल आकर कहने लगा हर कोई आप एक साथ खड़ा हो जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे इटालियन के एपोस्टल के सर्वेंट उसके सामने आकर खड़ा हो चुका है
उन्हें देखते हुए इटाइम के एपोस्टोली अपने मन में कहने लगा, ली मिनसुंग के बाद कोई भी ए रैंक का हंटर इस स्टार फ्रेगमेंट्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसका असली परेशानी है, इन्हें इतना भी रिफाइन नहीं किया गया है जो एक एस रैंक हंटर को बिलीवर में बदलना जाए। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, सांगसो को एस रैंक हंटर बनने के बाद वो अपनी स्पीयर ऑफ एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा है। उस दिन से उसने बाकी सारी हंटर गिल्ड्स को भी आप रिक्वेस्ट करना शुरू कर चुका है। और फिर एमसी के पावर में सोचते हुए इटारिम की एपोस्टोली कहने लगा, वो मेरे साथ अभी एक टेरिटोरी के कॉन्क्वेस्ट गेम खेलना चाहता है, एक ऐसा गेम जिस गेम के पास जिस साइड के पास ज्यादा ताकतवर एगोनर है वही जीतने वाला है। और फिर इटाइम के एपोस्टोली एमसी और बाकी सारे एस रैंक हंटर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, आप जो सांगसो कोरिया के हर एक एस रैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ कोरिया के अंदर बिलीवर्स को ढूंढना बिल्कुल भी पॉइंटलेस हो चुका है अब। और फिर अपने सर्वे से देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मेरे पास कोई भी मौका है डायरेक्ट फाइट में उससे जीतने के इस गेम को खेलने की जगह पर? अभी उसकी तो बहुत तेजी से उसे मेजर कर पाना नामुमकिन है, या तो भी शायद मैं फिर भी ना जीत पाए अपने पूरे सारे बिलीवर्स को इस्तेमाल करने के बाद भी। और फिर वो इटारिम के एपोस्टोली आसमान तो देखते हुए कहने लगा, जो फोर्थ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अपने पावर को थोड़ा सा रीच करते हुए कहने लगा, उस फोर्थ फ्रेगमेंट के आने के बाद मेरा गोल होगा डार्कनेस की अथॉरिटी को पोजेस करना। सच में दोस्तों ये कहने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, इसके बाद मैं आसानी से सांगसो की तरफ आगे बढ़ पाऊंगा। और फिर इटाइम के एपोस्टोली अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैं इस गेम को अब जीतना चाहता हूँ। फोर्थ फ्रेगमेंट का जो पावर है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है, नहीं या तो भी अगर मुझे फिफ्थ फ्रेगमेंट का पावर भी मिल जाए, या तो भी अगर मुझे उसे फोर्स करके भी हासिल करना पड़े, तब भी मैं इसे जीतना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने मुंह को पकड़ कर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो पीछे से कोई कहने लगा, क्या हंटर पार्क दोजिन? हम लोग देख पाते उसके पीछे से एक लड़की आ रहा है, जिसे महसूस करने के बाद हंटर पार्क दोजिन थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर वो लड़की फिर से इटाइम के एपोस्टोली से कहने लगा, ये सच में तुम ही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक डांजी के अंदर तुमसे मिल जाऊंगा। और उसी पर हम लोग देख पाते हंटर पार्क दोजिन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की को देखने लगा। और फिर अगली पो लड़की बहुत खुशी मारी रोते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ पार्टी से सेपरेट हो चुका था, जो तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। और फिर वो लड़की हंटर पांग दोजिन को देखते हुए कहने लगा, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो हंटर पांग दोजिन उस पर अपनी लाइन पावर से अटैक करता है, जिसके वजह से उसके स्वर से खून निकलने लगा। और फिर भी हंटर पांग दोजिन अपनी पावर को अभी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये अपने कंट्रोल को धीरे धीरे खो रहा है। और फिर उस लड़की को देखते हुए कहने लगा, दीपा जो इस डांजर को ऑन करता है, कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम कौन हो? जो सुनिए हम लोग देख पाते वो लड़की खुद को हील करते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास बहुत अच्छे इंस्टिंक्ट है। और फिर अगली बॉल वो जो लड़की एक मौसम में बदलते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी क्या ये बहुत ज्यादा मीन नहीं है तुम्हारे लिए अचानक से मुझ पर अटैक कर देना? क्या तुम ऐसी जगह में बड़े हुए हो जहाँ पर कोई भी बिना गिटिंग्स के बात करते हैं? हंटर पार्क दोजिन, सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा भी कीपी दिख रहा है। और फिर वो मॉन्स्टर कहने लगा, या फिर मुझे तुम्हें इटारिम के एपोस्टोली कहना चाहिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते हैं हंटर पार्क दोजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? और फिर वो मॉन्स्टर अपने बॉडी को फिर से रिसीव करते हुए कहने लगा, क्या मैं कौन हूँ? मैं आरसा हूँ। और फिर वो मॉन्स्टर एक खूबसूरत लड़की में बदलते हुए कहने लगा, तुम ऐसा कह सकते हो मैं इस दुनिया का एक रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सामने प्रपोजल को रखने के लिए। और दोस्तों इस लड़की के खूबसूरत सीन के साथ ही इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।